आपकी जो कैमरामैन टीम है उसमें एक पर्सन की या तो डिवोर्स हुआ है या तो शादी टूटी है। आप दोनों की शायद जैकेट जिस शोरूम से ली गई है वो बांद्रा में है। डर गए ना वो। ये इतना डेंजरस होता है किसी डिटेक्टिव के सामने बैठना? तू ज्यादा डरा हुआ है। आपने तो कुछ नहीं किया। ब्रूटल रिवेंज केस आपने अगर देखा हो, दुनिया का फर्स्ट रिवेंज तो देखो करण अर्जुन है। हमारे पास एक क्लाइंट आया। बाप रे बाप। बस मस्तान की स्क्रिप्ट लग रही है भाई। हमारे पास एक क्लाइंट आए, मेरे रूम में कैमरास लगवाने हैं क्योंकि रात को सोते हुए मेरी बीवी मेरा खून चूसती है। आप गैजेट्स यूज करते हो तो हमारे पास ऐसे गैजेट्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके अंदर रिकॉर्डर हो सकता है क्रेडिट कार्ड के अंदर। यस। पर मंथ अगर वो 30,000 कमा रहा है तो हमारे प्रोफेशन में वो पर मंथ 2 से 3 लाख भी कमा सकता है। हम कभी भी क्लाइंट की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। हमारा काम सिर्फ एविडेंस देना है, उसके बाद वो उसको कैसे यूज करेगा वी नेवर आस्क। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरा नाम है विनायक शाह और मैं हूँ विनीत कटारिया। वेलकम टू विन विन वर्ल्ड। आज हम सारी इंटरनल डिटेल्स जानेंगे कि विनायक कैसे पकड़ा जाएगा। यस यस यस। ये डिटेल्स हम जानेंगे किससे? सो वेलकम टू विन विन वर्ल्ड निधि जैन। यस, कैसे हो मैम? बिल्कुल ठीक। आप ऑल द वे दिल्ली से आए हो हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या हमने ना पहले ब्योमकेश बख्शी को बहुत देखा है जब हम छोटे थे। ब्योमकेश बख्शी रूम में आता है और सबको डिकोड कर लेता है। इसकी आंखें ब्लू हैं और इसका ये वो। तो आप अभी हमारे स्टूडियो में आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पे? वैसे जनरली ब्योमकेश बख्शी जब भी आया है वो हमेशा किसी केस पे आया है, क्राइम सीन पे आया, क्राइम सीन पे आया है। तो जब वो चीजों को डिकोड करता है, ये भी क्राइम तो सीन है। विनायक जहाँ है वो क्राइम सीन है। ये भी क्राइम सीन है। कुछ आपने नोटिस किया यहाँ पे? यस यस। अच्छा, मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि आपकी जो कैमरामैन टीम है उसमें एक पर्सन की जो वेडिंग रिंग होती है, वेडिंग फिंगर, जो रिंग फिंगर होती है उसमें रिंग मिसिंग है। तो बीइंग डिटेक्टिव आई कैन मेक आउट कि शायद उनका अभी अभी या तो डिवोर्स हुआ है या वाइफ से सेपरेशन हुआ है, क्योंकि उनकी रिंग नहीं है वहाँ पे। कैसे ये कैसे पता चला? मतलब कि रिंग है नहीं? क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब बहुत टाइम से कोई फिंगर में रिंग पहन रहे हैं तो जब आप उसे निकालेंगे तो उसमें रिंग का मार्क रहेगा। तो उनकी फिंगर में रिंग का मार्क है, या तो शादी टूटी है या फिर ब्रेकअप हुआ है। सो दिस इज़ वन आई ऑब्जर्व्ड इन अ मेकअप रूम। शायद मेरे से पहले आपके यहाँ भी जो भी गेस्ट थे वो किसी स्पिरिचुअल, या तो कोई स्पिरिचुअल गुरु थे या कोई वैष्णव स्पिरिचुअल पर्सन थे, क्योंकि वहाँ पर एक तिलक की डब्बी देखी थी मैंने। वो आई डोंट थिंक मेकअप में यूज होती है। आप मेकअप में तिलक तो नहीं लगाते किसी का। चेयर हिल गई। नहीं पकड़ा जाएगा तू। डर गए ना। सो दैट इज माय सेकंड ऑब्जर्वेशन। नहीं ये है एक्चुअली। हाँ राइट था। मतलब उन्होंने तिलक लगाया था क्या? वो शायद डिब्बी वही देखी आपने। आप दोनों की शायद जैकेट जिस शोरूम से ली गई है वो बांद्रा में है। हाँ। और हमने और आपने शायद नई खरीदी है या नई ली है, क्योंकि वहाँ पर इन जैकेट्स का बैग रखा हुआ था। हाँ बांद्रा से। हाँ बांद्रा से, राइट। सो ऑब्जर्वेशन काफी एक्चुअली स्टार्ट में ही आपने थोड़ा स्पीचलेस कर दिया। तो ऐसा में कपड़े तो पहने हैं ना मैंने। कहीं एक्सरे वाली आंखें तो नहीं लेके आए? एक मिनट, बट लेट्स स्टार्ट विद कि ये इतना डेंजरस होता है किसी डिटेक्टिव के सामने बैठना कि पूरा डिकोड हो जाते हो आप? नहीं, अगर कुछ गलती करिए तो हो सकता है। हाँ, अदरवाइज नहीं डेंजरस है। अदरवाइज नहीं है। तू ज्यादा तो डरा हुआ है करिए तो हाँ, अब मुझे लग रहा है वो ज्यादा डरे हुए। आपने तो कुछ नहीं किया। तूने कुछ ना किया, कब से मेरे को क्रिमिनल बना के रखा हुआ है। थोड़ा शिफ्ट करते हैं अभी फोकस, रिवेंज पे आते हैं। रिवेंज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोई ऐसा ब्रूटल रिवेंज केस आपने अगर देखा हो तो? अच्छा, इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। पूछिए। आपके अकॉर्डिंग सबसे खराब रिवेंज किसके साथ हो सकता है? खराब रिवेंज किसके साथ हो सकता है? मतलब कौन सबसे खराब रिवेंज कर सकता है? वर्स्ट रिवेंज कौन ले सकता है?
वर्स्ट रिवेंज दुनिया का एक फर्स्ट लवर ले सकता है, दुनिया का फर्स्ट रिवेंज तो देखो करण अर्जुन है उसके बाद अपन बात करते हैं। ठीक है, करण अर्जुन के बंदी बाद ले सकती है, बंदे से लवर ले सकता है, मतलब जो प्यार में है वो। मतलब बेसिकली हमारा दिमाग सिर्फ जाता है जहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ले सकता है, हस्बैंड वाइफ का ले सकती है, वाइफ हस्बैंड का ले सकती है, रिलेशनशिप ये वाला की मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, करेक्ट, इससे ऊपर कोई नहीं सोचता ना। बिजनेस पार्टनर या वो उतना खराब नहीं हो सकते। जो हमारे लिए भी शॉकिंग था कि हमने खुद भी आज तक वो शायद एक ही केस किया होगा, अप टू दैट एक्सटेंड कि रिवेंज इतना खराब था। हमारे पास एक क्लाइंट आया, अ मेल पर्सन अप्रोक्सीमेटली 35 ईयर ऑफ एज, एंड उसने अपनी स्टोरी सुनाई। जैसे जनरली जब केस कोई लेने आता है वो अपनी पहले पूरी चीज़ सुनाता है कि क्या केस क्या है, क्या उसके साथ हुआ। तो ही केम, ही सेड बॉम्बे का ही केस है, आप ही की सिटी का। वो हमारे पास आया, ही सेड कि मेरा 2 महीने का कोर्टशिप पीरियड था एक गर्ल के साथ, एंड देन मैंने उसके साथ शादी कर ली। मैंने कहा उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? ही सेड पता नहीं। कभी आप उसके पेरेंट्स के घर पे गए हो? पता नहीं। शादी में आए थे? ही सेड नहीं, वो बहुत कोर्ट मैरिज सेटअप था, सिर्फ मैं था, वो थी और 1-2 उसके फ्रेंड्स और मेरे फ्रेंड्स थे, हमने ऐसे शादी करी। अब इट्स लाइक वाई ऐसे शादी क्यों करी? कि लाइक वो नहीं चाहती थी अपनी फैमिली को बताना, तो हमने शादी कर ली। वो लड़की बहुत ही अच्छी थी, मतलब इट्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू फैक्टर था कि हर चीज़ मेरे हिसाब से करना, सारी बातें मेरी मानना। इसलिए कोर्टशिप पीरियड में 2 महीने की कोर्टशिप पीरियड में आई एक्सेप्टेड कि ठीक है हम शादी कर लेते हैं, और मैं कोर्ट मैरिज पे भी एग्री हो गया, कभी कुछ दिमाग में डाउट ही नहीं हुआ। शादी के बाद भी 6 मंथ्स तक सब अच्छा चलता रहा, बहुत अच्छा चलता रहा। सो शादी के विद इन 1.5 ईयर हमारा एक बेटा भी हुआ। उसने बेबी बर्थ जिस दिन दिया उसके नेक्स्ट डे से बिल्कुल शिफ्ट हो गया, बिल्कुल टर्न अराउंड। हर चीज़ में लड़ना झगड़ना, आर्ग्यूमेंट करना, जैसे कि मैं उसको जानता ही नहीं, इस अब तक है आर्ग्यूमेंट करना। घर में सिर्फ 3 ही मेंबर हैं, मैं, मेरी मदर और मेरी वाइफ और बेटा, हम 4 ही मेंबर रहते थे। अचानक से एक दिन वो घर छोड़ के चली गई, हमें नहीं पता। बच्चे को साथ लेके गई। अच्छा, साथ लेके गई। 4-5 महीने का बस बच्चा था, इनफैक्ट 2 या 3 महीने का, बच्चे को भी साथ ले गई। हम ढूंढ रहे हैं कहाँ गई, बस एक लड़ाई करके घर से गई कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। लगा कि 2-3 दिन में आ जाएगी, नॉर्मल लड़ाई झगड़ा हस्बैंड वाइफ में होता है, आ जाएगी। मैंने उसका फ़ोन ट्राई किया, शी जस्ट डिस्कनेक्टेड कि गुस्से में 2-3 दिन में आ जाएगी। 2-3 दिन में उसके पास पुलिस आ जाती है ऑन द रिवर्स साइड, लड़की की जगह पुलिस आ रही है, और उसने केस डाला है फिज़िकल असॉल्ट कि मेरे को मारा पीटा गया, डोमेस्टिक वायलेंस का, फिज़िकल असॉल्ट का, ब्रूटल रेप का, कि रीसेंट बर्थ के बाद बेबी के भी मेरे से ज़बरदस्ती करी गई, ब्रूटल रेप का। और उससे भी ख़राब केस उसने मेरी मदर के ऊपर केस डाला कि मेरी मदर ने अपने ग्रैंडसन को, मतलब मेरे अपने ही ग्रैंडसन को मारने की कोशिश करी, इसीलिए वो बच के घर छोड़ के भाग के गई है बेटे को लेके। ओके। तो उसने ये केस डाला। तो वर शॉक कि ये केस क्यों डाला, क्या हुआ है। ऑल्दो पुलिस ने मुझे तो अरेस्ट कर लिया, बट मेरी मदर को नहीं, क्योंकि थोड़ा ये अजीब लगा उन्हें भी, तो उन्होंने नहीं ऐसे कुछ लिया। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, मुझसे क्वेश्चनिंग हुई, क्योंकि वो मेरी वाइफ वहाँ नहीं आई, तो मुझे उस टाइम उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, छोड़ दिया, बट केस डाल दिया है, केस चल रहा है। सो मुझे अब इन्वेस्टिगेट कराना है कि एक्चुअली मेरी वाइफ कहाँ रहती है। मुझे अभी तो ये भी नहीं पता कि वो रहती कहाँ है, वो ये सब क्यों करा उसने, किस लिए किया, क्योंकि शादी 1-1.5 साल रही है, 2 महीने का कोर्टशिप भी रहा है, मैं उसके सारे फ्रेंड्स के भी टच में हूँ। सब शॉक्ड है कि उसने किया क्यों। बहुत ही अच्छी, मतलब जो कहते हैं ना टू गुड टू बी ट्रू वाला फैक्टर जो था वो बिल्कुल होता था। मुझे रोज़ लगता था कि मैं तो मेरे से अच्छा कोई किस्मत वाला नहीं है कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है जो हर चीज़ मेरे हिसाब से करती है, और मैं बहुत अच्छे से अपनी फैमिली में रह रहा था। सो हमारे लिए भी थोड़ा डिफरेंट था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़की के बारे में कुछ भी इसको नहीं पता हो। हमने इन्वेस्टिगेशन करी। सबसे पहला टास्क था कि हमें उस लड़की का एड्रेस फाइंड आउट करना कि वो लड़की कहाँ रहती है, उसका बैकग्राउंड चेक करना कि लड़की का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि लड़के को तो, हमारे क्लाइंट को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर बाद में हम आएंगे कि मोटिव क्या है, क्यों उसने ये सब किया, क्या हुआ था। हो सकता है लड़के की गलती हो, भाई क्लाइंट कभी भी अपनी गलती तो नहीं बताता, कुड भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ हुआ हो। हम एक वो पॉइंट हमेशा रखते ही हैं दिमाग में। तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन करी, फर्स्ट हमने उसके एड्रेसेस फाइंड आउट करे बैकग्राउंड चेक करने के लिए कि कहाँ वो करंटली रहती है। सो वी फाउंड कि वो एक फ्लैट में रहती है, अपने बेटे के साथ रहती है, थ्रू आउट घर पर ही रहती है। तो हमें समझ नहीं आया फिर उसके एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है, क्योंकि वो कुछ करती तो है नहीं।
हमने पास्ट बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया, वो पुराने जितने भी एड्रेसेस पे पहले रही है शादी से पहले, हमने वो एड्रेसेस निकाले, सब पे इंक्वायरी करी। सबसे पहला हमारे लिए शॉक था कि वो लड़की बार डांसर थी। तो वो एक बार डांसर थी, तो बार में डांस करती थी। उसके बाद जो हमारे क्लाइंट को डेफिनेटली नहीं पता, वो उसका एक अर्निंग सोर्स था, तो दैट मीन्स शी बिलोंग्स टू अ वेरी लो बैकग्राउंड। ये बात उसकी सही थी कि उसकी पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट हुआ है, वो भाग के दिल्ली से बॉम्बे आई थी टू बिकम अ स्टार और समथिंग, बट कुछ नहीं कर पाई तो बार डांसर बन गई थी। अगेन क्वेश्चन वहीं का वहीं था कि बट फिर वो इस लड़के की लाइफ में क्यों आई, इतनी अच्छी क्यों रही, और ऐसा क्या मोटिव था उसका कि उसने इस लड़के से शादी करी और फिर अब्रप्टली छोड़ के गई, क्योंकि लड़के के यहाँ तो सारे बेनिफिट्स उसको मिल रहे थे, लड़का रिच था, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, स्टेटस भी मिल गया, स्टेटस भी मिल गया उसको। हमने फिर जब उसको फिज़िकली फॉलो करना स्टार्ट किया, फिर हमने लड़की को फॉलो करना स्टार्ट किया फिज़िकली, तो हमारी टीम जब उसको फॉलो कर रही थी, इनिशियली 3-4 दिन तो वो कहीं नहीं गई, नॉर्मल घर पर ही रहती थी, बीच में निकली 1-2 बार अपने बेटे के साथ में लेके कहीं घूमने आसपास निकली। वी फाउंड एक दिन वो एक क्लब में गई, बार क्लब में, और वहाँ पर उसके एक ऑलरेडी एज्ड पर्सन, मिडल एज पर्सन उसका वेट कर रहा था। वो दोनों वहाँ पर 1.5-2 घंटे बैठे, उन्होंने बात करी, फिर वो चले गए। हमने उनकी सारी वीडियोस बनाई। देन उसके बाद ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ओकेजन्स आए कि वीक में 1 बार या 2 बार वो दोनों मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे, ड्रिंक्स करते थे, फिर चले जाते थे। एक दिन हमने देखा कि वो जिस कार में पर्सन आता है, मिडल एज पर्सन, वो डेफिनेटली बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता होगा, क्योंकि उसके पास मर्सिडीज़ कार थी वो जिसमें आता था, प्रॉपर ड्रेस्ड अप होता था, सारे बिल्स वो पे करता था। सो वी कुड मेक आउट कि शायद इसके साथ अफेयर है, एंड बिकॉज ही इज़ वेरी रिच, तो शायद वो एज पर्सन के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रही होगी। हमने उसकी कार उस लड़की के घर में आते देखी, सो वी कैन मेक आउट कि डेफिनेटली इन दोनों का फिर रिलेशनशिप होगा, तभी वो इसके घर पर भी आ रहा है। हमने वो सारी वीडियोस बना के क्लाइंट को सबमिट करी। वी शोड तो कि इस अंकल जी के साथ उसका अफेयर चल रहा है, ये उनकी कार का नंबर है, और ये मल्टीपल ओकेजन्स पे रेस्टोरेंट्स में, क्लब्स में, बार क्लब्स में, अलग अलग जगह पे मिल रहे हैं, एंड ही स्पेंडिंग उसके लिए सारे खर्चे वो कर रहा है। जब हमने उस क्लब में इंक्वायरी करी तो हमें पता चल गया था कि वो उसी बार क्लब में पहले डांस करती थी, और ये जो पर्सन है उस टाइम जब वो 3 साल पहले इस क्लब में थी, उस टाइम इसके क्लाइंट हुआ करते थे। तो सारे एक्सपेंसेस वही बियर करते थे इस लड़की के, और वो उसको बहुत एक अच्छे गिफ्ट देना, पैसे देना, वही करते थे। ये सारी वीडियोस जब हमने क्लाइंट को दी, हमारे लगा कि नॉर्मल केस है, खत्म हो गया, मेल पर्सन के साथ अफेयर था, हो गया। अब आता है मेन शॉक। अब शॉकिंग ये था, क्लाइंट ने जब वो वीडियोस देखी उसने अपना सर पकड़ लिया, ही वाज शॉक्ड कि ये क्या हो गया। वे आस्क्ड कि क्या हुआ, नॉर्मल है, मिडिल एज पर्सन के साथ अफेयर, इट्स फाइन। देन ही टोल्ड द होल स्टोरी। ही सेड जिस पर्सन के साथ इसका अफेयर चल रहा है वो कोई और नहीं, उसके अपने फादर हैं, उसके अपने बायोलॉजिकल फादर है, लड़के का बाप, रियल फादर। बाप रे। और अच्छा, साथ में नहीं रहता था ना, साथ में नहीं रहता। फिर हमने उससे, ये शादी के पहले से ही अफेयर चल रहा है, ये शादी के पहले से अफेयर चल रहा था, 3 साल पहले जब बार में मिले थे। तो फिर हमने पूछा, फिर अगर वो उसके साथ अफेयर था तो फिर उसने आपकी लाइफ में आपसे शादी क्यों करी, और बाप ने अलाउ कैसे की, बाप ने अलाउ कैसे करा, आपके साथ नहीं रहते। तो फिर क्लाइंट ने हमें पूरी स्टोरी बताई। ही सेड कि मैं और मेरी मदर जो केसेस आज इस लड़की ने मुझ पे डाले हैं, वही सारे केसेस मेरी मदर ने मेरे फादर के ऊपर डाले थे जब मैं छोटा था, एंड मेरी मदर मुझे लेके सेपरेट हो गई, और मैं कुछ नहीं करता, मैं और मेरी मदर हम सिर्फ और सिर्फ अपने फादर की मनी लेते हैं, पैसे उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं अलग अलग जगह पे। इवन ही इज़ 30+, स्टिल ही इज़ नॉट वर्किंग। वो जो भी स्पेंड कर रहे हैं, लाविश स्पेंड है, 2 फ्लैट्स हैं, रेंटल इनकम आती है, वो सब उसके फादर का है। वो उसको ब्लैकमेल करके उससे पैसे ले रहे हैं और वो पैसे अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो उसके फादर ने इस लड़की को उसकी लाइफ में इंडक्ट किया था, उससे रिवेंज लेने के लिए, उससे बदला लेने के लिए। बाप रे बाप, बहुत मजा आया रिवेंज। ये तो पूरा अब्बास मस्तान की स्क्रिप्ट लग रही है भाई। अब्बास जी, अगर आप ये देख अब्बास मस्तान ही ऐसे रिवेंज वाली फिल्म बनाता है। तो ये केस जब हमने सुना ना, हम भी शॉक थे। रिवेंज के ऊपर पेशेंस कितना है इंसान में, कि मैं वेट करूंगा, मैं रिवेंज अच्छे से लूंगा। पेशेंस का फ्रूट्स भी तो मिल रहे हैं ना।
फिर क्या किया क्या फिर अब आप हम क्या कुछ नहीं करोगे? कर सकते थे, हमारा काम था एविडेंस देना, हाँ, वो हमने आपने दे दे दिया, दिया, वो अच्छा, हमने हाँ। दे दिया। बट इस स्टोरी से लेकिन एक चीज हमें भी समझ आई कि वो जो कहते हैं ना कर्मा, जो आप करोगे वो आपके पास जरूर आएगा। सोशल यूरिप। तो लड़की आपने वही तो कर रही मतलब है। पेपर बंद कर दिया, ये तुम्हारे घर का स्यापा अलग ही है। भाई ये ले लो तुम ले लो भाई। और ये स्क्रिप्ट अब्बास मस्तान को दे दो इस पे फिल्म बना देंगे। हम कभी भी क्लाइंट की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। Correct. हमारा काम सिर्फ एविडेंस देना है, उसके बाद वो उसको कैसे यूज करेगा, उनका आपस में कैसे सेटलमेंट होगा, वी नेवर आस्क। हमारे लिए वो केस वहीं क्लोज है। हमने क्लाइंट को एविडेंस दे दिए, रिपोर्ट सबमिट कर दी, उसने कंफर्म कर दिया कि हमने देख लिया। उस केस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं, वीडियोस हैं, फोटोज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। वरना हमारे पास इतने सेंसिटिव केसेस आते हैं, अगर हम ये डेटा और रिपोर्ट्स और वीडियोस रखें सो वो बहुत डिफ़िकल्ट है मैनेज करना, और कोई भी मिसयूज़ हो सकता है उनका। सेंसिटिव से मेरे को याद आ रहा है कि मतलब एक क्वेश्चन आ रहा था, तो आप सिंस आप एक लेडी हो, ठीक है, तो आपके लिए कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है ऐसे उतरना, इन्वेस्टिगेट करना, अपने लोग भेजना, आपके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है या फिर एक बंदे के लिए कम सेंसिटिव है, ऐसा कुछ होता है? देखो, हर चीज़ के ना अपने बेनिफिट्स भी हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो मैंने अब तो खैर ऑब्वियसली मैं फील्ड में नहीं जाती, ये जब इनिशियली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी थी, जब सीखा था तब सब चीज़ें खुद ही करी थी, तब फिजिकली फॉलो भी करते थे, 10-10 घंटे किसी को फॉलो कर रहे हैं, इंक्वायरीज भी खुद कर रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशंस भी खुद कर रहे हैं, सब फील्ड में रह के सीखा है, तभी आगे ट्रेनिंग दे के आज मैं करवा पा रही हूँ काम। अगर मैंने खुद नहीं सीखा होता तो डेफिनेटली मैं भी नहीं करवा सकती थी। अगर आप बेनिफिट्स की बात करें, बीइंग फीमेल एज ए डिटेक्टिव, बहुत जगह बेनिफिट्स भी हैं, बिल्कुल हैं। अगर मैं आपसे पोलाइटली बात करूंगी, आपसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करूंगी, आप बीइंग फीमेल एक सॉफ्ट कॉर्नर रखोगे मेरा, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे दोगे, बंदे को नहीं दूंगा, बंदे को नहीं दोगे। correct. अभी विनायक आपसे कुछ पूछोगे, आप डांट के हटा दोगे, क्यों बात कर रहा है? विनायक को तो बिल्कुल नहीं। करेक्ट। कोई भी पूछेगा, और अगर मैं पोलाइटली आपसे बात करूंगी, पूछूंगी, आप स्टिल कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे दोगे। करेक्ट। अगर मैं मेरे को किसी की बेसिक भी बात करूं, अगर मुझे किसी की प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी करनी है, 103 हाउस नंबर में रहता है, मैं 102 नॉक करूंगी, आंटी जी मैं यहाँ पर गलती से आ गई, मैं आपका बराबर वाला फ्लैट देख रही हूँ, मुझे यहाँ रहना है, कैसे लोग हैं आसपास के, फैमिली अच्छी है या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ अकेले रहने वाली हूँ, सब ठीक होगा ना। मिडल एज आंटी होंगी, वो घर पर भी बुला लेंगी, चाय कॉफी भी देंगी, बैठाएंगी भी, और सारी इन्फॉर्मेशन भी दे देंगी। लड़का होगा तो नहीं लेंगे। 102 नंबर वालों से बच के रहना, वो बच्चा बड़ा खराब है। अगर पंजाबी आंटी हो तो वो सब कुछ बता देंगी, वो तो रात को 2 बजे आता है, उसकी अच्छी चीजें नहीं है, उससे दूर रहना। और अगर ये चीज आप पूछोगे तो आप नॉक करोगे, शायद गेट भी ना खोले, बाहर गार्ड ही मना कर देगा कि अलाउड नहीं है अंदर आना, बट हमें एंट्री मिल जाएगी। ये बेनिफिट्स हैं, करेक्ट। तो ये बेनिफिट है। बट अगर आप कहीं ना कहीं तो फंसते होगे ना। हाँ, बट अगर आप सेफ्टी की बात करें, देन डेफिनेटली सेफ्टी एक रिस्क रहता है। वो हमेशा एक फीमेल अगर रात को 10 बजे किसी को फॉलो कर रही है या किसी क्लब में अकेले जा रही है, तो एक मेरे लिए वो सेफ्टी रिस्क रहेगा। सो दैट इज देयर। तो इसीलिए जब भी हम इंक्वायरी पे जाते हैं, वी ऑलवेज मेक श्योर, या हम किसी फीमेल को इन्वेस्टिगेशन पे भेजें, वी ऑलवेज मेक श्योर कि सेफ्टी के लिए उसके पास एक टीम रहे आसपास, ताकि कुछ भी सेफ्टी कंसर्न्स हो, कुछ भी इशू हो, वो इमीडिएटली सेफली बाहर आ सके। तो वो एक चीज रहता है। सेफ्टी के लिए आप पहले जब कैमरा बंद हुआ तो बोले थे आप गैजेट्स यूज करते हो, ये यूज करते हो, वो यूज करते हो, जो नॉर्मल पब्लिक समझ ही ना पाए, तो क्या क्या आप बता सकते हो? मैं किसी भी आपके उसमें कि लोगों को पता ना चले, आप जब बाजू से निकलो तो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। देखो, अगर ऐसी बात करें ना, तो हमारे पास ऐसे गैजेट्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और आप जिस चीज में बोलो नहीं पता तो लगा ही नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। पता तो अब तब लगाओगे जब आप सोच पाओगे कि यहाँ पर गैजेट हो सकता है, राइट? आप सोच भी नहीं सकते, आप उस चीज में बोलो मैं कस्टमाइज कर सकती हूँ। जैसे तो अभी आपके बॉडी पे है गैजेट्स, आप सोच सकते हो कहीं हो सकता है, क्या पता, कोट में होता है, वो तो बहुत जैकेट के बटन में होता है, पता चल जाता है, बटन में, पेन में। जैसे मैं एक वाइट कैमरा लेके घूम रहा हूँ अभी। जो ये वॉच है, इसका जो सेंटर में पॉइंट है, हम जनरली इसी में कैमरा प्लेस करते हैं।
अभी है प्लेस्ड है? हाँ, मैं आपकी पूरी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं वाह, आपके वाह। पॉडकास्ट को पहले हमारे पास कैमरास हैं, आप मत करो। ये 3 कैमरा कम पड़ गए थे तो अभी मैं वॉच पे भी रिकॉर्ड हो रहा है। चौथे कैमरे की फुटेज दे देना। नहीं, मैं इसको आपसे पहले ही लाइव कर दूंगी। अच्छा। और क्या? पर सच्ची में है, मतलब इसमें कैमरा है, इतना इजी होता है? देखो, ये कस्टमाइज होता है, इजी नहीं होता। हाँ। हम कोई भी अच्छी वॉच जिसमें सेंटर में डिपेंड्स ऑन कि क्लाइंट किस प्रोफाइल का है। हाँ। अब क्लाइंट अगर हाई प्रोफाइल नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली का है, और वो अगर आप बोलो कि बहुत ब्रांडेड वॉच खरीदे, ओमेक्स की या राडो की 10 लाख की वॉच पहन रहा है, तो बहुत एब्रप्ट लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग वो जो वॉच पहन रहा है, उसी में कस्टमाइज करके कैमरा फिक्स कर सकते हैं। रिकॉर्ड एवरीथिंग विद साउंड? विद साउंड, करेक्ट, क्लियर, यस, एंड अप टू 4 to 5 hours अ डिसेंट रिकॉर्डिंग। 5 घंटे nice. रात को अंधेरे में भी? अंधेरे में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट जितना आप नेकेड आई से देख सकते हो उतना रिकॉर्ड हो जाता है। अब अगर आप बोलो बिल्कुल डार्क है, हाँ। तो नहीं होगा, बट जितना आप नॉर्मल आई से देख सकते हो उतना लेवल तक रिकॉर्ड हो जाएगा। राइट। बस घड़ी भी ऐसे करनी पड़ेगी ना, ऐसे करती रहनी पड़ेगी। ऐसे ही तो रख रही हूँ मैं घड़ी। हाँ, कब से ऐसे ही रखी है। मैं ज्यादा रिकॉर्ड मेरे को भी दिख। और कहाँ पे रख सकते हैं हम कैमरा? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, बताइए। जैसे ये एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है। करेक्ट। इसके अंदर रिकॉर्डर हो सकता है। क्रेडिट कार्ड के अंदर? यस, इसके अंदर वॉइस रिकॉर्डर हो सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी? नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि ये बहुत पतला होता है। तो आप इसमें वॉइस रिकॉर्डर डाल सकते तो हैं। मैं वॉलेट में क्रेडिट कार्ड रख के टेबल पे रख दूं, मेरा वॉलेट रखा है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो सकता है साउंड, और बहुत क्लियर रिकॉर्डिंग होगी। अप टू 1 to 2 hours की नॉर्मल रिकॉर्डिंग होगी, और आप स्कैन करा लो, पता भी नहीं चलेगा। आप हाथ में लोगे, मतलब आप हाथ में लोगे, स्कैन नहीं होगा ऑब्वियसली, बट आप हाथ में लोगे तो आप मेकआउट नहीं कर सकते। आप यही फील करोगे कि नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है, वॉलेट में रखा है। करेक्ट। वेरी इजी टू कैरी। यस, वेरी इजी टू कैरी। कुछ बाहर से ऐसा दिखेगा भी नहीं उसमें, कुछ भी नहीं? आप देख लो, इसमें है लगा हुआ। हाँ, इसमें है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑन है, बट है। जनरली हम कैरी करते हैं कुछ कैमरा कि कहीं पर भी अगर जरूरत पड़ जाए तो हम यूज कर सकते हैं। रियली दिख रहा है ऑलमोस्ट। राइट। पेन ड्राइव में हो सकता है, पेन ड्राइव में वॉइस रिकॉर्डर हो सकता है। आप बाकी यहाँ पर फैन है, एसी है, हम किसी में भी कस्टमाइज करके कैमरा बना सकते हैं। हमें सिर्फ 3 से 4 घंटे का एक्सेस चाहिए, जिसमें रेगुलर पावर सप्लाई होती रहेगी, और आपके पास लाइव वीडियोस, आप अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी बैठे हो आप सुन सकते हो, और देख भी सकते हो कि उस रूम में बात क्या चल रही है, और आप रिकॉर्ड भी कर सकते, मतलब उसमें रिकॉर्ड भी हो रही है। और क्या? नाइस। इसमें कैमरा है, ये तो ये है ना, होता है, ये मच्छर तो दिख ही रहा है, मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छर मारने के साथ ये भी कर सकती है। इससे एक इंटरेस्टिंग, मैं आपको बहुत अच्छा केस भी बताऊंगी। हाँ, प्लीज। मुझे अभी याद आया, इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था, और वो बहुत फनी केस था हमारे लिए। नहीं तो ये तो ऐसे ही लगा दिया प्लग में, इसका बेनिफिट ही यही है, इसे प्लग में लगाओगे तो इसको आपको रियल टाइम चार्ज भी हो रहा है ना, तो जब तक ये लगा है चार्ज भी होता रहेगा, इससे बैटरी बैकअप होता रहेगा। देखो आपके मच्छर भी मर रहे हैं। मच्छर मरेंगे? तो ये तो ओरिजिनल है ना। तो वो कहाँ है वीडियो? इसके अंदर है ना डिवाइस, तो ऊपर वाले के अंदर है ना डिवाइस। नहीं तो मतलब आप इससे तो आप बहुत ज्यादा घंटों तक कर सकते हो फिर। एग्जैक्टली। मतलब इसमें तो कोई 5 घंटे वाला स्टैंड बाई ही नहीं, क्योंकि हाँ स्टैंड बाई नहीं, तो रेगुलर लग रहा है ना चार्ज पे। बहुत, ये तो काफी अच्छा हो जाएगा। इससे मैं आपको केस बताती हूँ। ये बड़ा फनी केस है। हमारे पास एक क्लाइंट आए, अप्रोक्सीमेटली 75 ईयर ऑफ एज, वेल एजुकेटेड, वेरी वेल एजुकेटेड, मतलब एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे वो, और कॉलेज के प्रोफेसर रिटायर्ड थे वो आए, वो हमारे पास कहते हैं, एक इस एज के पर्सन का आने का हमें लगता है कि शायद वो अपने बच्चों की शादी के लिए आया होगा, ग्रैंड किड का कुछ इशू चल रहा होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आया होगा, तो कोई सोचता नहीं है कि अपने लिए किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए आया होगा। वो आए और उन्हें बात करनी थी मेल से, फीमेल से उन्हें कोई बात नहीं करनी। जब आपके ऑफिस में आए? हाँ, उनका क्लियर था कि मुझे कोई मेल चाहिए जिससे मैं बात करूंगा, मेरा केस एक मेल हैंडल करेगा, फीमेल नहीं करेगी। ही वॉज वेरी क्लियर कि मुझे मेल से बात करनी है। लाइक ठीक है, मेरी कंपनी में जो अनदर डायरेक्टर है, तो ही सेड कि ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। हाँ। उन्होंने अपना केस एक्सप्लेन करना शुरू किया कि मुझे मेरे रूम में कैमरास लगवाने हैं, क्योंकि रात को सोते हुए मेरी बीवी मेरा खून चूसती है। जब मैं सो जाता हूँ तो रात को 2 बजे या 3 बजे वो मेरा खून चूसती है। डेंजरस है तो। खून चूसती है। एक 75 साल का इंसान, मतलब 75 ईयर, 50 साल शादी को हो चुके हैं, तो अच्छा वो वाइफ आपसे लड़ती झगड़ती है? नहीं, हमारा नॉर्मल बात होती है, नॉर्मल डिस्कस होता है,
और बट वो रात को पता नहीं, जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है, कि मेरे शरीर में खून नहीं है, वीक फील करता हूँ, मुझे चक्कर आ रहे होते हैं। तो मेरी बीवी मेरा खून चूसती है। भाई वो तो कोई बाहर से आके भी चूस सकता है, वो कोई बाहर से भी चूस सकता है आके, कोई ऐसा कैसे हो सकता है? खून चूसेगा तो निशान होगा, आप बेहोश होंगे, निडल मार्क होगा, खून क्यों चूसेगा? कहते नहीं, मैं रूम अंदर से लॉक करके सोता हूँ, घर वगैरह सब लॉक रहते हैं, मेरे और मेरे बीवी वाइफ के अलावा इस घर में और कोई नहीं रहता, बच्चों को मैं सेपरेट कर चुका, वो अलग रहते हैं। तो सिर्फ वाइफ ही हो सकती है। और मुझे पता है, अच्छे से पता है, वो रात को 2 या 3 बजे उठती है, मेरे ऊपर बैठती है, मेरी गर्दन पे से यहाँ पे खून चूसती है। मैंने कहा आपको दर्द नहीं होता? मतलब ना, मैंने पूछा आपको दर्द नहीं होता? कि मैं देख रहा होता हूँ पर मैं कुछ बोल नहीं पाता, मैं बिल्कुल बस ऐसे रह जाता हूँ और वो खून चूसती रहती है। माय गॉड भाई, ये तो सच ना हो जाए। तो फिर लाइक अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम आपके रूम का एक वीडियो बनाते हैं और फिर हम उसमें अकॉर्डिंगली जो रूम में बग इंस्टॉल कर देंगे। कि ठीक है। फिर हमने उनका रूम बग किया। अब उन्हें रूम की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वो 75 ईयर्स थे, उन्हें नहीं पता था कि कैसे बनाना है, तब उन्हें फीमेल चाहिए थी कि उनके घर में आए, क्योंकि वो किसी मेल को बुलाएंगे तो बेडरूम में वाइफ भी होगी, तो वो कंफर्टेबल नहीं है कि वाइफ के सामने कोई मेल आए। ये क्या चीज़ है भाई? 50-75 ईयर्स के आप हो तो 70 ईयर की वाइफ होंगी आपकी। अनकम्फर्ट और कंफर्ट क्या होता है? लाइक कि ठीक है। फिर मैं उनके घर में गई, मैंने पूरे वीडियोस बनाए, वाइफ से मिली। शी वॉज़ अ वेरी नॉर्मल डिसेंट लेडी, बहुत सिंपल जो एक इस एज की लेडी होती है, ठीक है वो होती है। तो आप कैसे गए? कोई ऐसे बहाना बना के गए? कुछ और ही गए? हाँ, वो बोल के गए थे कि मेरे फ्रेंड की डॉटर है, वो घर देखने आई है। सो दैट वेज उन्होंने खुद ही बुलाया था। हमने फिर उनके वीडियोस कस्टमाइज करे, हमने उनके बेड के बिल्कुल सामने जो टीवी यूनिट होता है उसमें ये फिक्स कराया कि आप ये लगा के रखो, मॉस्किटो रेपेलेंट, ताकि रात को जब आप सो रहे होंगे तो आपकी वीडियोस बनेंगी और पता चल जाएगा कि वो कैसे आती है, कैसे नहीं आती और कैसे खून चूसती है। क्योंकि बच्चे मान नहीं रहे हैं, मैं बच्चों को बोलता हूँ, कहते हैं आप पागल हो, ऐसा नहीं है। तो हमने वीडियोस बनाए, कुछ नहीं आया वीडियोस में, उन्होंने खुद देखे, कहते कैमरा ख़राब है। हमने कहा कैमरा ख़राब नहीं हो सकता, टाइम के साथ आ रहे हैं। हमने फिर उन्हें रिकॉर्डिंग, उन्होंने खुद रिकॉर्डिंग करी, हमने उन्हें ही सिखाया, क्योंकि भाई हम किसी की पर्सनल बेडरूम वीडियोस नहीं देख सकते। तो उन्होंने खुद फिर देखी, हमने उन्हें उनके लैपटॉप में लगा के दिखाई कि आप देखो खुद, फिर कुछ नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपके कैमरा अच्छे नहीं है, दूसरे कैमरास बन लगाओ। फिर हमने कैमरास चेंज करके उनके एसी, जो बिल्कुल सामने एसी था और टीवी था, उन दोनों में कैमरा फिक्स करे कि लाइव मॉनिटरिंग, लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है और वो चेक करें। उसमें फिर कुछ नहीं आया। तो बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दे सेड कि ही सेड देन कि मेरी वाइफ को पता चल गया है कि मेरे घर में मैंने कैमरा लगाया है बेडरूम में, इसलिए उसने खून चूसना बंद कर दिया है। अब देखो मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ, अब मुझे एनर्जी भी आ गया। मैं देखो आपको पहले से मोटा दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ? थोड़ा मेंटली ये होगा। सो बेसिकली कुछ उनको साइकेट्रिक डिसऑर्डर होगा, ये जो भी है, बट उनको एक सेटिस्फैक्शन मिल गई कि अब मेरे रूम में कैमरा है, तो इस डर से मेरी वाइफ अब मेरा खून नहीं चूसती। नहीं, ऐसे लोग अगर वो तांत्रिक या किसी के पास गए होते ना, काफी अच्छा खासा उसको लूट लेते वो लोग। ट्रू। गैजेट्स पूरे हो गए क्या? हाँ, गैजेट्स पे थे ना। ये पेन स्टैंड है। पेन स्टैंड, ओके। पेन स्टैंड में हम कैमरा फिक्स कर सकते हैं। हाँ। अच्छा। और इसमें भी रिकॉर्डिंग लाइव रहती है, आपकी लाइव भी हो सकती है अगर हम इसे वाईफाई एक्सेस दे दें। हाँ। और आप इसी में रिकॉर्डिंग भी रख सकते हो। ओके। आपका ये हो गया स्पेक्स बॉक्स के अंदर भी कैमरा लग सकता है। इसमें रिकॉर्डर लगेगा स्पेक्स बॉक्स में, और स्पेक्स में भी। स्पेक्स में कैमरा भी लग सकता है, हम बाहर कैमरे का यूनिट भी दे सकते हैं, और प्लस रिकॉर्डर भी हो सकता है, वॉइस रिकॉर्डर, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। स्पेक्स में तो लग ही सकता है, आपको पता ही है। उसके अलावा ये है आपका परफ्यूम। ये नॉर्मल आप कहीं पर भी ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हो। उसके इसमें ढक्कन जो है इसका कैप, इसके अंदर हमारा वॉइस रिकॉर्डर होता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 3-4 डेज की रिकॉर्डिंग इजीली कर सकता है। और कोई भी सोचेगा नहीं, नॉर्मल अगर ड्रेसिंग टेबल पे किसी की रखा है तो विल फील कि हाँ नॉर्मल रखा ही है परफ्यूम, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4 दिन कर ही रहे वो रिकॉर्डिंग। आपको फिर डाउनलोड करनी है, यू कैन हियर। डिपेंड करता है कि किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ड्यूरेशन इंक्रीज हो सकती है कि कितने ज़्यादा दिन की कर सकता है, कितने कम दिन की कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा बैटरी बैकअप उसको दे सके, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइव तो उसको मिल नहीं रहा पावर बैकअप। प्लस डेफिनेटली बैग में तो हो ही सकता है, बैग का तो यू ऑल नो कि बैग में हम कैमरा डाल सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप जिस भी चीज़ में बोलोगे आपके रूम के अकॉर्डिंग वी कैन कस्टमाइज़। और हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए आपके घर का एक्सेस होना चाहिए कि हम कैमरा डाल सकें। बट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम कैमरा किसी भी थर्ड पर्सन के घर में नहीं डाल सकते।
आपका घर है तो हम डाल सकते हैं। तो मोस्टली जो होता है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है या फिर कॉर्पोरेट केसेस हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर अपने प्रीमाइसेस में अपनी एम्प्लॉयज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए करवा रहा है। मैंने बोल दिया XYZ पर्सन के घर पे लगा दो तो नहीं होगा। नहीं, हम नहीं करेंगे। मेरे घर इवन इफ यू हैव एक्सेस कि आप बोलो कि मुझे मेरी बुआ जी के घर कैमरा लगवाना है, अच्छा वो नहीं होगा। नहीं, क्योंकि आपका घर नहीं है ना, वो ऑफेंस है। हम आपके घर में लगा सकते हैं, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपकी बिल्डिंग में लगा सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन के नहीं लगा सकते। और हम क्योंकि कैमरा लगाते हैं तो हमें पता है कि हम ही एक्सेस कर सकते हैं, कि हम डीबग भी हम ही कर सकते हैं। आप नॉर्मली इस घर में जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कैमरा कहाँ है, कैसे हैं, लेकिन हमारे पास स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसलिए आजकल मोस्टली कॉर्पोरेट्स या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मीटिंग से पहले आप एक डीबगिंग कराते हैं, देखने के लिए कि रूम में कहीं कोई बग या कैमरा लगा तो नहीं है। तो उसके बहुत अलग एपरेटस आते हैं जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि आपके घर में, ऑफिस में कहीं किसी ने कोई स्पाई कैमरा तो नहीं लगाया हुआ, आपकी रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसे पता नहीं कर सकता कि कोई समझो होटल में कोई लड़की गई है, अगर उसको ऐसे ही देखना है कैमरा है तो उसके लिए नहीं, बहुत ज़्यादा अलग तरीके के कैमरास आ गए हैं, आप देख ही नहीं सकते। अब आप सोचो ना, अगर आपके एसी डक्ट में कैमरा लगा हुआ है, एसी यूनिट में कैमरा लगा हुआ है, दिखेगा नहीं, वैसे तो भी दिख ही नहीं सकता। और अब वैसे वाले कैमरा तो नहीं आते ना, पहले इंफ्रारेड वाले जहाँ पे लाइट्स ब्लिंक करती थी कि आप मेकआउट कर सकते कि लाइट ब्लिंक कर रही है तो कैमरा है। अब तो बिल्कुल अलग तरीके के कैमरास होते हैं। तो आजकल डेटिंग साइट्स पे भी बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं, या तो सेक्सुअल ट्रैप्स होते हैं, बहुत तरह के ट्रैप्स होते हैं, मोस्टली फीमेल रन ट्रैप्स होते हैं। देखो, डेटिंग ऐप्स से क्या होता है, डेटिंग ऐप्स या सोशल मीडिया से जो होता है उसमें क्या होता है कि पहले दोनों अलग अलग प्रोसेस है। अगर आप सोशल मीडिया की बात करो, सोशल मीडिया में आप धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल चीज़ें दिखा के बात करना स्टार्ट करते हो, उनके फ्रेंड सर्कल्स को सबको। प्रोसेस क्या होता है, जो ये ऐप जो ये एंटाइज करती हैं लड़कियां या ट्रैप करती हैं, उनका प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। पहले वो आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे, वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, बेस्ट ऑफ अपना शो करेंगी, आपकी से कन्वर्सेशन ब्रेक करेंगी, फिर आपको कहेंगे कि आप किसी पब्लिक प्लेस में आपसे उनसे मिलो। एंड इन द मीन टाइम आपके जो इंस्टा पे, फेसबुक पे जो फॉलोअर्स होते हैं वो उन सबको डाउनलोड कर लेते हैं ताकि उन्हें पता हो कि आपके क्लोज फ्रेंड्स कौन है, रिलेटिव्स कौन है। देन फिर वो आपको प्राइवेट प्लेस में बुलाती हैं कि वो आपको किसी कहेंगे कि चलो ठीक है हम होटल में मिलते हैं या किसी प्राइवेट प्लेस में मिलते हैं। जब आप उनके पास वहाँ पर उनके साथ जाओगे, क्योंकि तब तक आप ट्रैप हो चुके हो, एंड व्हेन यू गेट क्लोज टू दैट गर्ल, वो उसके पूरे वीडियोस बना लेंगी और फिर उनका एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है कि वो वीडियोस आपको दिखाएंगी कि अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर हम ये वीडियोस पब्लिक कर देंगे, आपके फ्रेंड्स को भेज देंगे, आपकी फैमिलीज़ को शेयर कर देंगे। और आपको समझ नहीं आता कि उनके पास वो नंबर्स कहाँ से है, बट एक्चुअली जब आपने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी थी तो आपने खुद ही आपके क्लोज फ्रेंड्स का, इंस्टा फॉलोअर्स का एक्सेस खुद ही दे दिया था। वो इनिशियली डिमांड होगा कि हम 5000 रुपीज़ दे दो, हम आपकी वीडियोस डिलीट कर देंगे। आपने 5 दिया, फिर वो कहेंगे 10 और दे दो, फिर वीडियोस वो चलता ही रहता है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहाँ पे लोगों ने 1-1, 2-2 करोड़ भी दे दिए हैं, उसके बाद भी वो ट्रैप चलता ही रहता है। ऐसे ही हमने एक केस किया था बॉम्बे का। वहाँ पर हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेटली 65 ईयर के अंकल जी आए थे, एंड ही सेड कि बहुत झिझकते हुए उनके भाई, क्योंकि ग्रैंड किड्स भी थे, ही वॉज एट द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड। ही सेड दिस कि एक लड़की ऐसी उनके साथ, उन्होंने सोशल मीडिया पे पहले रिक्वेस्ट भेजी, वो अकेले थे, ही एक्सेप्ट दैट रिक्वेस्ट। धीरे धीरे उन्होंने बात करना शुरू किया, उन्हें अच्छी लगी, उसकी चीज़ें कॉमन, उन्हें लगा कि मैं जो सोचता हूँ वो ही सिर्फ एक लड़की है जो सारी चीज़ें समझ पाती है, कोई और उनको समझ नहीं पाता। इवन उनकी अपनी वाइफ भी उनकी उन बातों को नहीं समझ पाती, बट ये प्यारी सी बच्ची उनकी सारी बातें समझ जाती है। तो धीरे धीरे उन्होंने इंट्रैक्शन उससे बढ़ाया, उससे बात करना शुरू किया। उसने कहा फिर सर हम यहाँ पर मिलते हैं, वो वहाँ पे मिले उससे, उसने बड़ा इनोसेंटली उनसे बात करी, प्यार से बात, फेस टू फेस मिले, बिल्कुल फेस टू फेस मिले, बात करी प्यार से। उसने बताया लड़की ने कि मेरे को सर जॉब की ज़रूरत है, मैं अकेले यहाँ पे बॉम्बे में रहती हूँ, मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है। एंड द वे शी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, उन्होंने उसे जॉब दिला दी अपने बेटे के ऑफिस में कि भाई बिजनेस है, कि मेरे बेटे के ऑफिस में आप रिसेप्शन का काम कर लो, और क्लोजनेस आ गई, बहुत फ्रीक्वेंटली मिलने लगे। एंड देन फाइनली ही टुक हर टू द होटल। अच्छा, वो होटल में चले गए। अंकल जी, ऐसे तो अंकल जी फंसी जाए फिर। सो वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है अंकल की। तो अंकल जी उनके साथ होटल में चले गए, उन दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप्स हो गए।
उसने लड़की ने हर जगह से अलग अलग भाई उनको समझ नहीं आया, वो तो पूरी तरह से ट्रैप में थे, उन्होंने उनकी पूरी वीडियोस उसने बना ली मल्टी कैमरा सेटअप के साथ। तो उन्होंने वीडियोस बना ली। देन उसके बाद एक हफ्ते तक सब ठीक था, चल रहा था, उन्हें लगा बहुत अच्छा है, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ द स्काई है कि इतनी अच्छी लड़की उन्हें मिल गई, उनकी सारी बातें मानती है, सब कुछ करती है, मिलती भी है। अचानक से उनके पास वीडियोस आनी शुरू होती हैं उनके व्हाट्सएप पे, वो वीडियोस देखते हैं, ही शॉक्ड, एंड वो वीडियोस जैसे ही उन्होंने देखा वो डिलीट हो जाती है, डिलीट फॉर ऑल की देखा और डिलीट करा दी। एंड देन फिर वो कॉल आना शुरू होता है। अब वो उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड भी आ जाता है कि मैंने आपको मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इस होटल में देखा है और मेरे पास ये एविडेंस है कि आपने दोनों साथ में इस होटल में इस रूम में थे और आप ये कर रहे थे। एक्सटॉर्शन शुरू। उन्होंने उस लड़की को फ़ोन किया, देन लड़की स्टार्ट क्राइंग कि सर मुझे कुछ नहीं पता, मेरे बॉयफ्रेंड ने कैसे ये क्या करा है, ये कैसे वीडियोस उसने बना ली हैं, मुझे भी नहीं पता। वो शी वाज एक्टिंग वेरी इनोसेंट कि मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, उसने कहाँ कैसे कब बना ली मुझे नहीं पता, और ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और वो मुझे परेशान कर रहा है, तो आप उसे पैसे दे दो। तो उन्हें लगा कि चल वो 20-25 हज़ार मांग रहा है, वीडियो डिलीट कर देगा, पता नहीं कैसे बनाई है, डिलीट कर देगा और दे देते हैं। उससे वो फिर स्टार्ट हो गया 25,000 से 50,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, विच इज़ नेवर एंडिंग चलता रहा। वो लड़की इनोसेंट ही बनी, वो लड़की इनिशियली तो इनोसेंट बनी रही, फिर जब इन्होंने बोला कि नहीं अब मैं और नहीं दे सकता, मेरी फैमिली को पता चल जाएगा, तो फिर उस लड़की ने भी अपना एक्चुअल फेस दिखाया कि नहीं अब हमारे पास आपकी बहुत सारी वीडियोज़ है, अगर आपने ये नहीं किया तो फिर हम आपको, आपकी फैमिली को, आपके बेटे को, जिनके यहाँ मैं जॉब करती हूँ, पूरे ऑफिस में सबको बता देंगे। सो फिर वो जब ऑलमोस्ट उसको 1 CR दे चुके थे अलग अलग ओकेजन में, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि अब उनकी फैमिली को भी समझ आ रहा है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, कुछ ट्रैप चल रहा है, तब उन्होंने अपनी फैमिली को डिस्क्लोज़ किया, अपने बेटे को कॉन्फिडेंस में लिया सिर्फ, और बेटे को लेके वो हमारे पास आए, उन्होंने पूरा केस बताया, उस लड़की का, उस लड़के का हमें एड्रेस दिया। तो फिर यहाँ पर हमने अपनी एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, उन दोनों का पूरा बैकग्राउंड चेक किया, पुराने सारे एड्रेसेस निकाले, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ फ़ोन नंबर और बेसिक बायोडाटा था, वो भी लड़की का। उसके हमने पुराने सारे एड्रेसेस निकाले जो मल्टीपल सिटीज़ के थे, बॉम्बे का भी थे, दिल्ली के भी थे, कुछ एड्रेस उनके नेटिव प्लेस लखनऊ के भी थे। सो हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था कि वो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, वो एक्चुअली हस्बैंड वाइफ थे और उनका प्रोसेस ही यही था, और वो ऐसे पास्ट में भी कर चुके थे, और वो उनकी शादी को भी ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो गए हैं। सो व्हाट वी कैन मेक आउट कि उनका अलग अलग जितनी फ्रीक्वेंट उसने जॉब चेंज करी, हमने पास्ट ऑफिसेज में भी चेक करा कि अचानक से जॉब छोड़ देती थी, बॉस के साथ कुछ इशू होते थे, उसका हस्बैंड कुछ करता नहीं है। सो वी कुड मेक आउट कि उसका पास्ट में भी उसने ऐसे सिर्फ इनको नहीं 2-3 और लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाया है। सो फिर हमारा ऑब्जेक्टिव था उसके बाद कि उसको कैसे वीडियोस को डिलीट करा जाए, उन दोनों को कैसे सबसाइड किया जाए कि वो वीडियोस डिलीट हो सके। हमने वहाँ की लोकल पुलिस की, बॉम्बे की हेल्प ली, उसको, गर्ल को और बॉय को हमने पुलिस एक इनफॉर्मल कंप्लेंट पुलिस में दी, क्योंकि हमारे पुलिस में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई और उन दोनों को एक साथ घर से पिक किया। फीमेल भी गई थी वहाँ पर, फीमेल इंस्पेक्टर कांस्टेबल, और मेल भी थे। उनके घर में जितने भी कैमरास थे, उनके लैपटॉप्स थे, फ़ोन्स थे, वो सब हमने वहाँ से लिए घर से, उनको पुलिस स्टेशन लेके आए। बड़े प्यार से पुलिस लेके आई। पहले तो आराम से ही बात होती है कि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए लेके आए हैं। जब वो पुलिस स्टेशन में आ गए, फिर उनसे पूछा गया कि तुमने क्या किया है, कहाँ पर वो वीडियोस हैं, हमारे पास देखो ऑफिशियल कंप्लेंट है क्लाइंट की, अब आप सारी चीज़ें बताओ। तब जब वो इनिशियली तो डेफिनेटली बॉय कुछ कहेगा नहीं, वो लड़की तो कि नहीं मुझे ये ब्लैकमेल कर रहे थे, इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती रिलेशनशिप बनाए, ऐसा कुछ था ही नहीं, हमने कोई ब्लैकमेल ही नहीं किया, इन्होंने हमें कोई पैसे ही नहीं दिए। जब फिर पुलिस ने अपने तरीके यूज़ करे लड़के पे, पुलिस को तो सब कुछ निकलवाना आता है, तब उस लड़के ने डिस्क्लोज़ किया कि ये फर्स्ट नहीं है, ऐसे वो पहले 3 और सेम तरीके से ऐसी मिडल एज पर्सन को अपना शिकार बना चुके हैं। फिर उनसे वो सारी वीडियोस डिलीट कराई गई, उनसे कन्फेशन लिया गया कि वो फ्यूचर में इन लोगों को कभी परेशान नहीं करेंगे। कोई ऐसा स्कैम है जो आपने लाइक अनहर्ड हो? आजकल बड़ा एक नया स्कैम चल रहा है, जो हमने भी खुद रिसेंट ही देखा है। वो पहले अब्रॉड में तो हमने कई बार सुना था, बट इंडिया में हमने भी रिसेंट देखा है। हाँ। एक कॉल आया हमारे पास एक पर्सन का, ही सेड कि वो बॉम्बे में है, और बॉम्बे में उसके पास एक कॉल आया एक गर्ल का, डेटिंग ऐप के थ्रू वो मिली थी, और दे मेट इन अ रेस्टोरेंट। वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में वो बैठे, दोनों ने ड्रिंक्स करी, बातें करी, एंड दे स्पेंड ऑलमोस्ट 3 आवर्स टुगेदर।
और जब उन्होंने बिल देखा उस पर्सन का, उस पर्सन ने बिल देखा रेस्टोरेंट का, दैट टर्न्स टू बी 2.5 लाख रुपीस। 2.5 लाख का बिल, वो भी सिर्फ खाने का और ड्रिंक्स का, रेस्टोरेंट का। सो शॉक्ड। उसने बोला कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, बट वो वहाँ पर कुछ बोल नहीं सकता था, बिल सामने है, ड्रिंक्स लिस्ट सामने है, उसे पे करना पड़ा। उसके बाद उसने कि लाइक 2.5 लाख का एक एक ड्रिंक 20-20 हज़ार की कैसे आ सकती है। उसने वहाँ पे बोला रेस्टोरेंट में, तो उन्होंने बोला कि सर आपने ही तो ऑर्डर करी, आपके साथ जो मैडम है उन्होंने ऑर्डर करी है, आपको देखना चाहिए था, हमने तो क्लियरली अपने उसमें लिखा हुआ मेन्यू में बिल, तो इतना कैसे, अब आपकी गलती है। वो वहाँ से तो आ गया, बट कोई एक ड्रिंक 25 हज़ार की, ये तो कोई रेट ही नहीं है। सो ही कंप्लेंट इन अ पुलिस स्टेशन। वहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन का जो आईओ था, जो पर्सन था, उसने भी यही बोला कि सर आपने अपना जब ऑर्डर किया, या आपके साथ जो लेडी थी उसने ऑर्डर किया, आपने देखा नहीं, आना चाहिए ना आपको कि यहाँ पर ये है या नहीं है। तो उसे लगा कि जब वो ऑर्डर कर रहा था तो गर्ल ने अपने आप रैंडम ड्रिंक्स ऑर्डर करे, और मोस्टली ड्रिंक्स वही एक्सपेंसिव है जो उस गर्ल ने ऑर्डर करे हैं। तो उसको समझ आ गया कि कुछ तो स्कैम है। उस लड़की ने ही क्योंकि बोला था उसे इस रेस्टोरेंट में मिलना है, कोई और नाम उसने मेंशन नहीं किया, तो उसे समझ आया कि इट्स अ ट्रैप। यानी उस लड़की ने इस रेस्टोरेंट के साथ कुछ ट्रैप करके उसको यहाँ बुलाया, और तभी वो 2.5 लाख का उसका बिल आया। अब उसे, क्योंकि पुलिस ने उसको मना कर दिया कि कुछ हम कर नहीं सकते, रेस्टोरेंट में वो कुछ कर नहीं सकता, तो हमारे पास आया कि आप इसमें क्या कर सकते हो। हमें भी लगा कि ये अलग है, लेकिन इसमें हम भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लीगल है, बिल पे लिखा हुआ है अमाउंट, जो ऑर्डर हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने पूरा केस सुना, हमने उसको गाइड किया कि वो उस रेस्टोरेंट की अलग अलग जगह रिव्यूज़ डाले। जिस डेटिंग ऐप के थ्रू वो लड़की आई है, सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो डेटिंग ऐप के थ्रू लड़की आई है, तो उस डेटिंग ऐप के उस लड़की का उस रेस्टोरेंट के साथ लिंक है, तो पूरा इवेंट अपना डाले कि इस तरीके से उसने डेटिंग ऐप के थ्रू लड़की ने बोला उसे, फिर वो यहाँ पर रेस्टोरेंट में आई, ये उनकी चैट्स हुई, और फिर जो फूड बिल आया पूरे बिल के साथ, कि 2.5 लाख का पूरा बिल आया है। एक एक ड्रिंक 20-20 हज़ार की, 15-15 हज़ार की, और मोस्टली ड्रिंक्स वो हैं जो गर्ल ने ऑर्डर करी हैं। और जब उसने रेस्टोरेंट में बोला तो उन्होंने बोला कि ये बिल पे लिखा है, आपको देखना चाहिए था ऑर्डर। तो वो पूरे उसने अलग अलग साइट पे रिव्यूज़ डाले, और उसने उस पर ट्रस्ट पायलट पे जितने भी ऐप्स हैं सब जगह उसने रिव्यूज़ डाले, लड़के ने। हाँ। तो उसे लगा लेकिन इस रिव्यूज से होगा क्या, मेरे पैसे तो वापस नहीं आएंगे, तो एटलीस्ट रिव्यू तो डाल। हाँ, बिल तो उसे भरना ही पड़ा था, रिव्यूज तो डाल एटलीस्ट। कोई, उसने सोचा कि रिव्यूज डाल एटलीस्ट कोई और तो ब्लैकमेल नहीं होगा, ऐसे कोई और तो नहीं फंसेगा, तो वो तो उसने सोचा अवेयरनेस के लिए। बट बेस्ट पार्ट ये था, जैसे ही वो रिव्यूज फ्लोट हुए, वो जो रेस्टोरेंट ओनर है वो खुद उसके घर पे आ गया, और उसने 2.5 लाख की जगह 10 लाख का उसको चेक दिया कि आप प्लीज़ ये चेक ले लो और ये रिव्यूज़ सारे हटा दो, क्योंकि उसके वजह से उसका वो रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आ रहा था। इवन नॉर्मल जो क्लाइंट्स हैं जो वहाँ पे खाना खाने आते थे वो भी नहीं आ रहे थे। सो आजकल ये बड़ा एक नया स्कैम चल रहा है। और ये पता है आपको ये स्कैम आया भी कहाँ से है? ये स्कैम एक्चुअली बहुत पहले फॉरेन कंट्री में एक क्या था कि एक बंदे का कैफे था, तो उसको अपना मार्केटिंग से मतलब उसको सेल बढ़ाना था, तो उसने एक मार्केटिंग आइडिया सोचा। उसने एक ऑटोमेटेड बंदी को क्रिएट किया, लाइक अ बॉट, और वो बॉट क्या करती थी, लड़कों को मैसेज करती थी, और फिर उनसे ऐसे लग रहा था कि डेटिंग हो रहा है, तो बोलते चलो मिलते हैं, तो लड़के को फिर ये कैफ़े में बुलाती थी। फिर वो लड़की आई नहीं है, लेट हुई है, तो वो मैसेज कर, लड़का कहाँ पे है तू भाई, कब आ रही है? तो लड़की बोल रही है कि भाई मैं आ रही हूँ, मैं ऑन माई वे हूँ, तू तब तक कुछ ले ले और बैठ, मैं आ रही हूँ। ऐसे फिर वो लड़का कुछ खरीदता था, बैठता था, बहुत टाइम तक वेट करता था, लड़की आती नहीं थी, लड़का फिर चले जाता था, एक टाइम के बाद रिप्लाई आना बंद हो जाता था क्योंकि बॉट है। तो ऐसे वो कैफे ने ये आइडिया लगाया था अपना सेल बढ़ाने के लिए इन अ लिटिल वेरी स्मॉल वे, पर ये आइडिया ले लिया लोगों ने डेटिंग में, और शायद अच्छे से दिमाग लगाया ना। हाँ, दिमाग बहुत अच्छा लगा। रेस्टोरेंट भी डिस्क्लोज नहीं किया, उन्होंने बोला बॉम्बे में खार में आ जाओ, हम खार में मिलेंगे, इस स्टेशन पे उतर जाओ, यहाँ पे मिलेंगे, उसके बाद हम देखते हैं वहाँ कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट कैफे होगा, वहाँ बैठेंगे। उसे पता था लड़का बॉम्बे का नहीं है, वो गर्ल बॉम्बे की है। आए, बैठे, उसने वो मिले वहाँ पे, बोला कि आई थिंक यहाँ पर मैंने सुना ये सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, तुम बोलो तो इसमें बुकिंग करा देते हैं। सो आप ही को उसने बोल दिया ना, आपने कहा ठीक है अच्छा है तो करा देते हैं। तो डायरेक्टली कोई रेस्टोरेंट का नाम ही नहीं आया कि किसी को डाउट हो कि डायरेक्ट इसी रेस्टोरेंट में जाने के लिए बोल रही है, तो कुड बी अ फेक ऑल्सो, या कुछ पर्टिकुलर रीजन होगा वहाँ जाने का। हाँ, मतलब बुलाने के बाद फिर हुआ। करेक्ट, पूरा फ्रेम करा है प्रॉपर। राइट। पर इसमें आपने आइडिया अच्छा दिया कि चलो रिकवर तो नहीं होगा पैसा, बट एटलीस्ट तुम उसको बदनाम कर दो। पर हाँ, वो चीज फिर अच्छी भी पड़ गई कि उनको डबल ट्रिपल पैसे मिल गए। देखो दोनों चीजें इसमें, एक अच्छी ये हो गई कि उसको पैसे मिल गए, दूसरी चीज कि वो फ्यूचर में ये तरीका नहीं यूज करेगा किसी और को ऐसे ब्लैकमेल करने के लिए। करेक्ट, एटलीस्ट वो रेस्टोरेंट तो नहीं करेगा ना। राइट।
एक फोकस थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, तो कोई ब्लैक मैजिक या ऑकल्ट केसेस भी बहुत आते हैं आजकल, लोग बहुत ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है। देखो ब्लैक मैजिक के केसेस हमारे पास बहुत रेगुलर आते हैं, ऐसा नहीं है, बट ऑनेस्टली ब्लैक मैजिक के केसेस में ना मेरे को लगता है लोगों का अंधविश्वास ज़्यादा है। हाँ तो अगर हमारे पास अगर हम मंथ के एक महीने में 3 या 4 केसेस कर रहे हैं या 10 केसेस कर रहे हैं, तो आउट ऑफ आई फील 8 केसेस जो होंगे वो ब्लैक मैजिक नहीं हो रहा होगा, बट एक्चुअली कुछ केसेस आते भी हैं जहाँ पर हमने देखा है कि ब्लैक मैजिक एक्चुअली हो रहा होता है। एक्चुअल वाला ही पूछ रहा है वो कि कुछ आपको अलग देखने कि एक्चुअली में मिल गया हो कुछ आपको कि हाँ यार ये तो कर रही थी इस पे या कर रहा था इस पे। हाँ थोड़ा अलग था ब्लैक मैजिक केस, बट ए डिफरेंट ब्लैक मैजिक केस था। हमारे पास एक फैमिली आई, अ वेरी हाई प्रोफाइल फैमिली, एंड वो बड़ा डिस्ट्रेस थे, परेशान थे कि पता नहीं हो क्या रहा है हमारे साथ ज़िंदगी में, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें एस्ट्रोलॉजिकली, हम एस्ट्रोलॉजर हैं और वो हमें हमारी अपनी कहानी बता रहे हैं। सो दे स्टार्टेड कि उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि ब्लैक मैजिक कर कौन रहा है, क्यों कर रहा है, मोटिव क्या है उसका ब्लैक मैजिक करने का। और जब से वो ब्लैक मैजिक उनके ऊपर हो रहा है तब से उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई हैं, फैमिली में उसके पेरेंट्स, बच्चे सब बीमार रहने लग गए हैं। सो बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं। तो बहुत लोगों को दिखा लिया, सब ने अपने अपने तरीके से उपाय भी बता दिए हैं, ब्लैक मैजिशियंस अलग उपाय बता रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर अलग चीज़ें बता रहे हैं, और वो सब कर चुके हैं, बट उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो हमारे पास जो आए थे फाइंड आउट करने के लिए थे एक्चुअली करा कौन रहा है, क्योंकि उनकी नॉलेज में कोई भी नहीं था। उन्हें कुछ अपने बस 1-2 रिलेटिव्स पे डाउट था कि वो करा सकते हैं, बट कोई स्पेसिफिक नहीं था कि ये है जो करा रहा है। सो हमें ये ढूंढना था सबसे पहले कि ब्लैक मैजिक कर कौन रहा है, और वो जो कर रहा है वो किसके कहने पे वो ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसका मोटिव क्या है उसका करने का। तो उन्होंने बताया कि पहले वो बहुत बड़े फार्म हाउस में रहते थे दिल्ली के, और उन्हें अचानक से अपने फार्म हाउस में जो आगे गार्डन था उसमें कुछ वुडू डॉल्स, कभी कुछ रोली, कहीं पर सिंदूर की लाइन खींची हुई उनके गेट के बाहर, कोई भी रैंडम कुछ किसी ने दाल डाल दी, कोई काले कपड़े में बांध के रख दिया, कुछ चीज़ें मिलनी शुरू हुई। तो उन्हें लगा कि ऐसी किसी ने मजाक किया होगा, उन्होंने वो सफाई करके हटवा दी। 2-3 बार हुआ ऐसा इवेंट, बट जब से वो इवेंट हुआ तब से उनकी फैमिली मेम्बर्स की तबीयत ख़राब रहने लग गई। उनके जो फादर हैं वो काफ़ी सीरियसली लोग हैं, जो बिल्कुल अच्छे थे, रेगुलर बिजनेस में जाते थे, बट अचानक से तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को मानते थे, उन्होंने लोगों को पूछना शुरू किया, पंडितों को अपने घर बुलाना किया, हर किसी ने अलग अलग उपाय बताने शुरू करे। फिर किसी ने फाइनली बोला कि आप ना, ये जो आपका घर है यहाँ पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, आप इसे बेच के शिफ्ट हो जाओ। तो उन्होंने बहुत जल्दी में, जो उनका एक बहुत ह्यूज फार्म हाउस था दिल्ली में, उसे बेच के एक छोटा एरिया ले लिया, छोटे एरिया में शिफ्ट हो गए, बट डेफिनेटली अ गुड स्पेस, एक बंगलो में शिफ्ट हो गए, ताकि उन्हें लगा कि भाई वहाँ पे ब्लैक मैजिक था, वहाँ से हट के हम छोटे स्पेस में आ गए, यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बट जब वो यहाँ पर शिफ्ट हुए, यहाँ पर उनके बैकयार्ड था, पीछे एक गार्डन था, उसमें भी वही सारी चीज़ें उन्हें मिलनी शुरू हो गई, सेम तरीके से अलग अलग चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। और उनकी उसी वजह से फाइनेंशियल कंडीशंस डाउन होती चली गई, उनका बिजनेस ख़राब हो रहा है, उनके फादर की तबीयत ख़राब हो रही है। तो उन्होंने जितने भी लोगों को बताया, सब ने अपने अपने उपाय बता दिए, लेकिन कोई भी फाइंड आउट नहीं कर पाया। तो हमारा टास्क था कि ये फाइंड आउट करना कौन है। तो हमने क्या किया, उनका पीछे बहुत बड़ा गार्डन था, तो हमने अलग अलग जगह पे बहुत सारे कैमरास प्लेस करे देखने के लिए कि कर कौन रहा है। एंड टू आवर सरप्राइज़ कि वहाँ पे जब हम रेगुलरली कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, एक अचानक से एक दिन एक शेडो दिखा। एक शेडो में एक पर्सन आया जिसने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था, और उसने बहुत जगह कुछ कुछ चीज़ें रखी और वो चला गया। हमने वो रिकॉर्डिंग चेक करी, क्योंकि वो सिर्फ शेडो थी, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था। सो वी वेट कि वो दोबारा आएगा। दोबारा थोड़े दिन बाद वो फिर हुआ इवेंट, तब वो पर्सन, एक शेडो आती है, सामान रखती है, चली जाती है। तो पर्सन नहीं दिखा? नहीं, मतलब पर्सन था, ऐसा नहीं है पर्सन नहीं था, पर्सन था, बट उसने कुछ ओढ़ा हुआ था कि मेकआउट नहीं हो पाता, वो है कौन। ठीक है, हाँ। तो हमने जब वो इवेंट देखे तो वी मेकआउट की ये जो हो रहा है ये हर अमावस पे होता है। और क्लाइंट से भी जब हमने पूछा तो उसने बोला कि पुराने घर में भी मोस्टली ये इवेंट अमावस के आसपास ही होते थे, कि जब लोग ये ऐसा कुछ सामान उन्हें घर पे मिलता था, लेकिन हमेशा घर के बाहर मिलता था, अंदर कभी नहीं मिला। तो इट इज़ क्लियर कि घर का कोई सर्वेंट या फैमिली मेम्बर घर के अंदर का इसमें नहीं इन्वॉल्व है, बिकॉज जो चीज़ हो रही है बाहर ही मिल रही है।
तो फिर नेक्स्ट टाइम वी वेटेड कि अमावस से जस्ट पहले हमने अपनी पूरी टीम को ऑलमोस्ट 10 लोगों को अलग अलग जगह छुपा के रखा। 3-4 लोग पार्क में छुप के रहे घर के पास में, बाकी 7-8 लोगों की टीम घर के बाहर पार्क के आसपास रही, जो उनका पार्क है, ताकि एकदम से जब वो पर्सन आए हम उसको पकड़ सके। हमारी टीम पूरी कैमरा पे चेक कर रही थी। जैसे ही वो शेडो आई, इमीडिएटली जो अंदर के लोग हैं उन्होंने पकड़ लिया और शोर मचा दिया, ताकि बाहर के लोग, जो हमारी टीम बाहर खड़ी है, वो उसे पकड़ सके। हमारी टीम ने जब उसको पकड़ा और उसको घर के अंदर लेके गए, और जब हमने उसका ब्लैंकेट हटाया देखने के लिए वो कौन है, सो वी शॉक कि वो उन्हीं की कंपनी का एम्प्लॉय है जो ये काम कर रहा था। तो हमने जब उससे पूछा कि क्या रीज़न है, क्यों ये कर रहा है, क्योंकि एक एम्प्लॉय क्यों करेगा, कोई एनिमिटी तो है नहीं, और उनके करंट एम्प्लॉय है, तो ऐसा भी नहीं है कि रिवेंज है। सो उसने हमें इनिशियली कुछ भी नहीं बताया। फिर लेकिन जब हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस उसे पुलिस स्टेशन लेके गई, उन्होंने अपने तरीके से पूछा। देन इट वाज शॉकिंग टू कम टू नो कि वो उनकी कंपनी का कॉम्पिटिटर था, मतलब बेसिकली उनका बिजनेस कॉम्पिटिटर था जो ये काम करा रहा था। उसके कहने पे वो ये काम कर रहा था। वो कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर रहा था, वो रैंडम कुछ भी सामान, ताकि लोगों को लगे कि वो ब्लैक मैजिक हो रहा है। कभी वूडो डॉल, कभी सिंदूर, कभी मौली, कभी चावल, वो उनके घर पे ऐसे ही रैंडम रख जाता था। बट सबसे शॉकिंग, जो हमारे लिए भी शॉकिंग था, एक शॉकिंग कि चलो बिजनेस कॉम्पिटिटर फैमिली के ऊपर ऐसा क्यों करेगा। वो जो बिजनेस कॉम्पिटिटर था वो हमारे क्लाइंट का सगा चाचा था जो ये काम करा रहा था। अच्छा, मतलब अच्छा, ओके, मतलब वो जो घर था उसमें जो मेन बिजनेसमैन था उसका चाचा था। उसका चाचा, मतलब हमारे क्लाइंट का सगा चाचा। हाँ। उनका क्योंकि फैमिली बिजनेस था, वो डिवाइड हुआ। फादर के पास एक पोर्शन आया, फादर के भाई के पास दूसरा पोर्शन आया, तो उसका सगा चाचा हुआ। करेक्ट। दोनों का बिजनेस तो सेम रहा ना। देन दे बिकम अ बिजनेस कॉम्पिटिटर। अच्छा, तो वो रिवेंज लिया गया। वो ये काम करा रहा था। इट वाज नॉट रिवेंज बट फॉर 2 रीजन। 1, कॉम्पिटिटर था, वो चाहता था कि इनका बिजनेस फ्लरिश ना करे, करेक्ट, बिजनेस डाउन हो। वो क्योंकि अपनी फैमिली में इतना एनग्रॉस रहेगा, उसे पता ही नहीं होगा कि बिजनेस डाउन हो रहा है, और उसका बिजनेस पैरेलली फ्लरिश करेगा। एंड दूसरा, उसे ये पता था कि ये फैमिली, इसके फादर जो हैं, वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को, ब्लैक मैजिक पे बिलीव करते हैं, तो उसके लिए बहुत ईजी था ये कराना, ताकि वो डर सके। दुखती नस पकड़ ली। यस, करेक्ट, नाइस। आपको मैं सोच रहा हूँ क्या क्या चीज़ों के थ्रू गुजरना पड़ता होगा कि दुनिया में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं आपके आजू बाजू की, सब यही कुछ लाइट अच्छा? बातें ना, मतलब कुछ कॉमेडी वाली बात बताई ना। कॉमेडी भी, उसमें भी कुछ डेंजर होता होगा। खून चूसने वाली वो तो बहुत डेंजर था। अगर सच निकल जाता ना, मैं डर जाता। अगर रिकॉर्डिंग में दिख जाता कि हाँ भाई वो चढ़ के, मैं प्रे कर रहा था वो सच नहीं होना चाहिए कैसे भी। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। सो इफ यू थिंक इतने साल प्रोफेशन में रहने के बाद, मतलब ऐसा हमने सुना है कि बीवियां खून चूसती है, पहली बार ऐसा लाइव देखने को मिलता था। वो रील वायरल जाता, वो वीडियो आप दे देते, देखो खून चूस रही है। वैम्पायर डायरीज वाला एपिसोड हो जाता वो। राइट। तो अभी एज अ वुमन बेसिकली डिटेक्टिव इज अ वेरी रिस्की फील्ड, और आप बहुत सारी जगह पे पहले आप तो खुद ही जाते थे, आप केसेस करते थे सॉल्व करने के लिए। तो ये ऐसे कभी रिस्की प्लेसेस में जहाँ पे आप अकेले गए हो और कहीं पे आप बहुत बुरी तरह से फंस गए हो? अब तो खैर मैं खुद नहीं जाती, टीम काम करती है, बट इवन अगर हमारी फीमेल इन्वेस्टिगेटर्स, बिकॉज हमारे कंपनी में काफ़ी सारी फीमेल्स भी काम करती हैं, अगर इवन फीमेल इन्वेस्टिगेटर्स भी जाते हैं, सो विल ऑलवेज मेक श्योर कि वो सेफ हों, उनके ऊपर कोई इशू ना आए। सेफ्टी सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, प्रिकॉशंस पूरी लेके चलते हैं। सेफ्टी कंसर्न्स के हिसाब से आपने जैसे बोला था कि हर टीम के साथ एक सेफ्टी में एक, मतलब एक लड़की इन्वेस्टिगेटर करने गई है तो एक टीम रहेगी जो प्रिपेयर रहती है, वो अपने साथ भी कुछ सेफ्टी चीजें लेके जाती है अपने पर्स में? यस, हमेशा होता जैसे है। क्या लेके जाती होगी? जैसे देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम रखते हैं, जैसे हमारे फ़ोन में जो फील्ड में टीम जाती है उनके फ़ोन में हम एक बग डाल के रखते हैं, ताकि अगर कुछ भी हमें लगे कि वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गई है जहाँ पर डिफ़िकल्ट है या वो कोई हर्ट कर सकता है, तो हम लाइव मॉनिटरिंग के थ्रू फ़ोन में ये सुन सकते हैं कि फ़ोन के आसपास क्या बात चल रही है, हमारी इन्वेस्टिगेटर सेफ है या नहीं है, अंदर कोई इशू तो नहीं हो रहा, वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। ऐसे मोबाइल में एक बग रहता है? एक मोबाइल में बग रहता ही है। प्लस वो अपने साथ कुछ रैंडम कैमरास कैरी कर सकती हैं जो पता ना चले, जैसे एक वॉइस रिकॉर्डर हो गया, बट बहुत बेसिक,
चीज़ हम रखते हैं, क्योंकि पकड़ में आ गई तो किसी ने कैमरा देख लिया तो वुड बी वेरी डिफिकल्ट, वो उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कैमरा है। तो मोस्टली एक फ़ोन में रिकॉर्डर, क्योंकि वो कोई भी चेक नहीं कर सकता, फ़ोन हम बग करके उसको देते हैं ताकि अगर कुछ भी हमें लगे सेफ्टी कंसर्न है तो बाहर वाली टीम जो है कन्वर्सेशन सुन के चेक कर सके कि अंदर सेफ है, सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। कोई वेपन्स भी कोई रखते हैं? वेपन्स में हम एक पेपर स्प्रे देते हैं ताकि इमीडिएटली अगर कोई ऐसी सिचुएशन है वहां से निकलना हो तो दे कैन यूज अ पेपर स्प्रे। वो बहुत इफेक्टिव होता है, एकदम से आंख ब्लैक हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है वो। नहीं, मैंने सुना है एक्चुअली। नहीं, इट इज एक्चुअली स्ट्रांग, बहुत जोर से होता है कि आप बच सकते नहीं कर सकते, एकदम से सामने वाला वो हो जाता है। राइट। यस, मैं एक हम लोग देखते हैं हमेशा कि एक लड़का लड़की कभी रिलेशनशिप में होता है, ब्रेकअप हो जाता है, और ब्रेकअप के बाद भी होते कि लड़की लड़के को इमोशनल प्रेशर दे रही है और ब्लैकमेल कर रही है और पैसे ऐंठने के लिए, ब्रेकअप के बाद। तो ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कोई केस? इन सारे चीज़ों में एक सबसे अलग केस जो अभी तक हमारे पास आया है, आई विल टेल यू दैट केस, इट्स अ डिफरेंट केस। उसमें हस्बैंड एक पर्सन है, मेल पर्सन है, उसकी एक्स वाइफ रिलेशनशिप था, डिवोर्स हो गया, भाई एक्स वाइफ है, डिवोर्स हो चुका है, वो हमारे उसमें हस्बैंड हमारे पास आता है, उसकी एक्स वाइफ उसको पहले क्योंकि उसकी सेकंड शादी हो गई लड़के की, जो उसकी करंट वाइफ है उसके साथ उसके टर्म्स अच्छे नहीं हैं, और एक्स वाइफ के टाइम पे जो सर्वेंट्स थे वो अभी भी घर पे सर्वेंट्स हैं, तो उसकी एक्स वाइफ को सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है सर्वेंट्स के थ्रू कि उसकी वाइफ के साथ उसके टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपस में जो फैमिली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चलते हैं वो चल रहे हैं। तो एक्स वाइफ धीरे धीरे अपने एक्स हस्बैंड के साथ कम्युनिकेशन बनाती है, बात करती है कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम चल रही है, आई अंडरस्टैंड, जो एक इमोशनल होता है पॉइंट वो देती है, उसको कंसोल करती है कि हम दोनों के रिलेशनशिप कितने अच्छे चल रहे थे, वी वर गुड, डिस्प्यूट्स हर जगह होते हैं, इट वाज माय फॉल्ट कि मैंने गलत समझा और डिवोर्स ले लिया आपसे, मुझे नहीं लेना चाहिए था, हमारा इतने टाइम का रिलेशनशिप था। एंड टू मेक हिम मेलो डाउन, उसको वो शी वाज लाइक मुझे पता है सारी मेरी गलती थी, अगर हम ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करते, मैं थोड़ा सा उस टाइम सोच पाती तो ये रिलेशनशिप चल जाता, मैं स्टिल तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ, प्यार तो नहीं कह सकती थी करती हूँ, बट शी इज़ लाइक मैं स्टिल तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ, हम एक अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं, दैट वे शी स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। भाई इतने साल का रिलेशनशिप है तो एक इमोशनल बॉन्डिंग तो रहती है, आप चाहे कितने भी टाइम सेपरेट हो जाओ या किस तरीके से भी सेपरेट हो। सो धीरे धीरे दोनों में कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। फिर एक दिन शी सेड कि एक काम करते हैं, कॉफ़ी के लिए बाहर मिलते हैं, आई नो आपकी वाइफ है नहीं यहाँ पे, विल कैच कॉफ़ी पे मिलते हैं। कॉफ़ी पे मिले, फिर नेक्स्ट टाइम वो कॉफ़ी पे दोबारा एक अच्छे होटल में मिले, एक रेस्टोरेंट, एक 5 स्टार होटल के कैफ़े में मिले कॉफ़ी के लिए, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, कॉफ़ी से दोनों ड्रिंक्स करने लगे, 3-4 घंटे साथ में बैठे। उस लड़की ने धीरे धीरे अपनी कॉन्वर्सेशन में अपना हनीमून, अपना कोर्टशिप पीरियड जो उसके एक्स हस्बैंड के साथ था वो डिस्क्लोज़ करना शुरू किया। ऑब्वियसली हस्बैंड ऑलरेडी इमोशनली वीक था, उसकी वाइफ के साथ, करंट वाइफ के साथ उसके इश्यूज चल रहे थे, तो उसकी एक्स वाइफ जो अपनी बहुत अच्छी वाली यादें उसको देगी, दिखाएगी, तो हर कोई एक इमोशनल हो जाता है। देन शी सेड कि एक काम करते हैं, उन दोनों की साथ में जो यादें थी वही ना? हाँ, वो दोनों की साथ में जो यादें थी ऑब्वियसली। देन शी सेड कि एक काम करते हैं, आई नो योर वाइफ इज़ नॉट हियर, होटल में ही है, आज रात को अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। उन्होंने हस्बैंड के ही एक्स हस्बैंड के क्रेडिट कार्ड से ही होटल में बुकिंग कराई, दोनों ने रात को सेम होटल में दे स्टेड, दे हैड अ गुड टाइम टुगेदर। एक्स हस्बैंड वाज वेरी हैप्पी, थॉट कि शायद मैंने गलती कर दी, दिस माय एक्स वाइफ इज़ गुड, जो भी हुआ खराब हुआ, तो वो वापस आ गया। देन एक्चुअल थिंग स्टार्टेड। उसके बाद उसके पास उसकी वाइफ का बिल्कुल टर्न अराउंड फेस आ गया। उसने कहा कि भाई तुम मेरे साथ रात को टाइम स्पेंड किया एंड इट वाज अ फोर्सफुल थिंग, और मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी क्योंकि तुमने मेरा रेप किया, वहाँ पे ज़बरदस्ती मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, फोर्सफुली, तुमने ही बुकिंग कराई है, मैं तो ड्रिंक कर रही थी, वहाँ के सारे CCTV में आ जाएगा कि तुम मुझे ड्रिंक करा रहे हो, एंड देन यू टुक मी टू द होटल रूम। सो उस लड़की का भाई ऑब्वियसली ये क्या हो गया, अचानक से ही शॉक्ड। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे डिमांड आनी शुरू हुई कि मुझे 20 लाख चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी जो है, आई नो क्योंकि एक्स वाइफ है उसे सारे पता है कि आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक फ्लैट जो है वो मेरे नाम होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी। अब ऑलरेडी डिवोर्स्ड है, सेकंड मैरिज हुई है, उससे भी इशू चल रहे हैं, सोसाइटी क्या सोचेगी, सब सोचेंगे कि इसी की गलती होगी, बार बार शादी करता है फिर डिवोर्स हो जाता है। पहली वाइफ ने भी ये बोला कि उसका अफेयर था, अब सेकंड वाइफ फिर बोलेगी कि एक्स के साथ अफेयर था, उसने फोर्सफुल रेप केस डाला हुआ है कि रेप केस डाल दूंगी मैं, तो लड़के का कैरेक्टर खराब होगा, सोसाइटी का बहुत बड़ा इशू आ जाएगा। तो वो बहुत घबरा गया, उसने पैसे देने स्टार्ट करे,
वो प्रॉपर्टी के लिए भी मान गया, उसने एक प्रॉपर्टी भी दे दी, वो 20 लाख, फिर 25 लाख, फिर ऑलमोस्ट वो 70 लाख उसको दे चुका था, प्लस एक प्रॉपर्टी भी दे चुका था। उसकी डिमांड्स ही ख़त्म नहीं हो रही थी। तब वो फिर हमारे पास आया कि मैं ऐसे फंस चुका हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो ये सब क्यों कर रही है। वो पैसों के लिए कर रही है, और अगर वो पैसों के लिए भी कर रही है तो देयर इज़ नो एंड टू इट। मैं कब तक पैसे दूंगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, मेरे घर में मेरी वाइफ को सबको पता चल जाएगा, और मैं ये डिस्क्लोज भी नहीं होने दे सकता कि मैं उसके साथ एक रात स्पेंड करके आया हूँ, जबकि सब कुछ प्लान था, म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है। बट फिर भी इंडियन सोसाइटी, इंडियन लॉज, उसको प्रूव करना है कि उसने रेप नहीं किया, इट वॉज अ म्यूचुअल कंसेंट। वो तो सिर्फ एक केस डाल देगी, बॉय को ही अपनी इनोसेंस प्रूव करनी होती है, ये इंडियन हमारा लीगल सिस्टम है। सो वो हमारे पास आया, तब हमारा टास्क था उस लेडी को सबसाइड करना, उससे वीडियोस को रिकवर करना, डिस्ट्रॉय करना, ताकि वो फ्यूचर में उसको ब्लैकमेल ना कर सके और उसके ऊपर कोई फॉल्स केस ना डाल सके। हमने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो इनिशियली हमें भी लगा कि नॉर्मल केस है, आई थिंक मनी, लड़की सिर्फ पैसों के लिए करी है। बट जब धीरे धीरे हमारी इन्वेस्टिगेशन उस केस में हम आगे बढ़े तो वी ऑल्सो शॉक्ड कि उस लड़की का तो खुद ही एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, और वो अफेयर अभी नहीं चल रहा है, वो उसकी डिवोर्स से पहले से चल रहा था। तो उसका जो डिवोर्स का रीज़न था वो भी अफेयर था उस लड़के के साथ जिसके साथ वो अफेयर में अभी है। एंड वो दोनों मिलके ही इससे पैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उन दोनों का काम ही यही है। और वो सब कुछ जो कर रही है अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे कर रही है, वही उसको सारे तरीके सिखा रहा है कि किस तरीके से वो इस लड़के से पैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने उन दोनों को फिजिकल सर्वेलेंस पे रखा, हस्बैंड वाइफ को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को। सो वी फाउंड आउट कि वो दोनों तो कुछ करते ही नहीं है, पूरा दिन हमारे क्लाइंट के पैसों पे इंजॉय कर रहे हैं, अलग अलग जगह लैविशली घूम रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ दोनों काम ही नहीं कर रहे हैं, दोनों लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। एंड इवन जो वो लड़का है जिसके साथ वो अफेयर में है, वो उसी लड़की के पैसों को ही यूज़ कर रहा है जो वो इससे एक्सट्रैक्ट कर रही है। तो वो उस लड़की को भी बेवकूफ़ बना रहा है उससे पैसे लेने के लिए। फिर हमने अपने पुलिस कॉन्टैक्ट्स को यूज़ किया, बिकॉज हमारे सीनियर ऑफिशियल्स के साथ कॉन्टैक्ट होते हैं, जहाँ पर लड़का रहता है उस लोकेशन में हमने पुलिस में एक अनऑफिशियल कंप्लेंट दी कि हमें ये लड़का हमारे क्लाइंट को इस तरीके से फॉल्स वीडियोस बना के फंसा रहा है और पैसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है। उन्होंने, पुलिस ने लड़के को पिक किया, उसके घर से कैमरास लिए सारे, उसके फ़ोन्स उठाए, लैपटॉप उठाए, फिर उस लड़की के घर गए, उस लड़की को भी लिया, उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेके आए। इनिशियली तो लड़की ने रोना मचा दिया, पुलिस स्टेशन को पूरा एक मतलब सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया कि मेरे एक्स हस्बैंड ने मेरे साथ शादी से पहले भी टॉर्चर करता था, शादी के बाद भी टॉर्चर किया। जब उसने वीडियोस दिखाए, फ़ोटोज़ दिखाए कि चैट तो तुम भी इक्वली कर रहे हो ना, उसने तो नहीं शुरू करी, तुम्हारी भी तो चैट सामने से हैं। तो तब वो थोड़ा सेटल हुई। फिर लड़के को थ्रैश किया अच्छे से पुलिस ने, पुलिस को तो सारे तरीके आते हैं। तब दे एडमिट कि हाँ, उन्होंने इस लड़के को फंसाया ही सिर्फ पैसों के लिए था। फिर हमने उन दोनों से कन्फेशन लेटर लिए, उनके सारे फ़ोन से वीडियोस, जो भी उनकी ऑडियोज थी, चैट्स थी, इवन वो लड़की जो भी उस लड़के से बात करती थी अपने एक्स हस्बैंड से, वो भी उसने सब कुछ रिकॉर्ड करी हुई थी उस लड़के को ब्लैकमेल करने के लिए। वो सारी वीडियोस, ऑडियोज़ हमने डिस्ट्रॉय कराई। क्लाइंट्स दोनों पर्सन से, मेल और फीमेल से लेटर लिया कि वो फ्यूचर में उसको कभी ब्लैकमेल नहीं करेंगे। तो उस तरीके से हमने उस लड़के को सेव किया। मतलब और इनफैक्ट उसकी शादी को भी, मतलब सेटलमेंट जैसा हुआ कर। हाँ, मतलब ऑब्वियसली इसमें कोई केस नहीं हो सकता ना। और एक एक्स वाइफ अपने हस्बैंड के साथ ऐसा करे, विच इज वेरी शॉकिंग। दैट इज नहीं, एक्चुअली लीगल सिस्टम ही लड़कियों की तरफ थोड़ा ज्यादा है ना, इसीलिए भी शायद मिसयूज। देखो, मेरे हिसाब से दो रीजंस हैं इन चीज़ों के। एक तो ये कि आजकल गर्ल्स या बॉयज़, उनको इजी मनी चाहिए, और लड़कियों का फेमिनिज्म का झंडा भी बहुत लहराते रहता है हमेशा कि मैं एक घर में रहूंगी पर मैं ये नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे माँ बाप को क्यों चाय दूं, मैं खाना सिर्फ मेरे लिए खुद के लिए अलग से बनाऊंगी। ऐसा लगता है अभी कि कभी लड़की शादी करके घर पे आ रही है तो ये अपना घर नहीं समझ रही है, इट्स लाइक अ रेस्ट होम। फेमिनिज्म एक बहुत अच्छा वर्ड है, हाँ, बट करंटली जो गर्ल्स हैं जो अपने आप को कुछ अलग ही समझती हैं, वो उन्होंने इस फेमिनिज्म वर्ड को गलत तरीके से यूज करना शुरू कर लिया। हाँ, करेक्ट। माई चॉइस, इक्वालिटी, उसको एक अलग तरीके से यूज़ करना शुरू कर लिया। और प्लस जो लीगल उन्हें बेनिफिट्स मिल गए हैं, जो लीगल ये सारे लॉज बने थे गर्ल्स के बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स बहुत पहले बहुत तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा था या बहुत बैड सिचुएशंस में थी। बट आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी है या आजकल की जो कुछ गर्ल्स हैं या एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ गर्ल्स, वो इसे मिसयूज़ कर रही हैं। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने इन लॉज के साथ ना रहूं
या मैं अपने घर का ध्यान ना रखूं। बट आजकल गर्ल्स सोचती हैं कि मैं उसके अपने घर से आई हूँ, मेरा हस्बैंड जब मेरे माँ बाप के साथ नहीं रह सकता तो मैं इसके माँ बाप के साथ क्यों रहूँ, मैं अकेले रहूँगी। ऐसे हमारे पास एक रिसेंटली एक ऐसा केस आया था जिसमें अगेन दिस गर्ल इज़ एजुकेटेड, अपने आप को सेट कि मैं फेमिनिज्म हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ, माई चॉइस होनी चाहिए। एक नई चीज़ आ गई है माई चॉइस, कि आप अगर कुछ गलत भी कर रहे हो तो आपको बोले ना। सो ऐसे ही अभी हमारे पास एक केस आया, उसमें एक लेडी हमारे पास आई, उसने मुझे फ़ोन किया। शी सेड कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, शादी के बाद, मेरी शादी को ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं, शादी के बाद क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते थे तो मैंने भी क्लियर कर दिया कि मैं अपने इन लॉज के साथ क्यों रहूँ, हम अलग रहेंगे। हाँ। तो उसने कहा ठीक है भाई, शादी के बाद हर किसी को लगता है कि भाई मैट्रिमोनियल लाइफ चलानी चाहिए, पेरेंट्स भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, लड़की कह रही है रह लो साथ में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी आर स्टिल अ डिसेंट एज, हम अलग रह लेंगे, तुम पास में कहीं और घर लेके रह लो। वो अलग रहती है, पेरेंट्स अलग रहते हैं। शादी के 2-3 साल के बाद लड़के के जो फादर हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। बीइंग डॉक्टर, भाई बेटे का फ़र्ज़ बनता है, अदरवाइज ही बेटे का फ़र्ज़ बनता है, डॉक्टर होने के बाद उसका एक्स्ट्रा ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि उसे पता है कैसे ट्रीटमेंट करना अपने फादर का। उसने अपनी वाइफ को बोला कि मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब है, लेट्स स्टे विद हिम, हम उनके साथ रहते हैं थोड़े दिन ताकि मैं उनकी केयर कर सकूँ। शी डिनाइड, मैं नहीं रहूँगी, तुम्हें रहना है तुम रहो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं। उसने कहा ठीक है, पास में ही रहते हैं। वो अपने पेरेंट्स के घर चला गया रहने, बीच बीच में अपनी वाइफ के साथ और बच्चे के पास मिलने आता रहता था। उसने पेरेंट्स की केयर के लिए एक नर्स भी रख दी ताकि वो रेगुलर टाइम पे मेडिसिन वगैरह देते रहें। अनफॉर्चुनेटली फादर को कार्डियक अरेस्ट आया और फादर की डेथ हो गई। सो उस लड़के के दिमाग में एक इमोशनल होता है ना कि बीइंग डॉक्टर मैं अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को ही नहीं बचा पाया। तो उसके लिए इमोशनली एक बहुत बड़ा सेटबैक था। उस टाइम पे एज अ वाइफ आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, आपको अपने हस्बैंड की केयर करनी चाहिए, कंसर्न करना चाहिए, इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए। दिस शुड बी द राइट वे। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपके अच्छे टर्म्स हैं। व्हाट शी सेड टू मी, वो और ये सारी चीज़ें मुझे क्लाइंट खुद ही बता रही है। लड़की मतलब आपकी क्लाइंट थी ना, वो आपके पास आई? मेरे पास जो फ़ोन आया वो क्लाइंट, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्वियसली क्लाइंट ही बता रहा है। तो उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं बोला, वो अपनी मदर के साथ अकेले वहाँ रहता है, वीकेंड हमारे पास आता है मेरे और मेरे बेटे के पास रहने के लिए, अदरवाइज अपनी मदर के साथ रहता है क्योंकि मदर अकेले रहती हैं। तो मैंने कहा उन्होंने कभी बोला नहीं कि आप मेरे पास आ जाओ, अब तो मदर अकेले हैं, मदर को हम अपने इस घर में ले आते हैं। भाई एक ग्रैंड किड भी है, उनका 2 साल का बच्चा भी है, मदर भी एक मेंटली थोड़ा नॉर्मल होंगी। शी सेड व्हाई विल आई कीप माय मदर इन लॉ, मेरा घर है, मैं क्यों रखूँ उसे। अच्छा बट क्लाइंट हम कुछ कह नहीं सकते, हमें वही पूछना था एक्चुअली। हाँ। सो इट्स लाइक कि फाइन, मैंने कहा फिर आप मुझे ये बताइए, क्योंकि ये सुन के ना गुस्सा भी आता है आपको कि कैसा क्लाइंट है, आई कैन डिनाई, मैं क्यों करूँ ऐसी क्लाइंट का केस जो अपनी फैमिली ही नहीं समझ सकती। तो बोला कि आप मेरी हेल्प क्या चाहते हो, आपको मुझसे क्या काम है। करेक्ट। तो शी सेड कि अब वो जो नर्स है जो मेरे फादर इन लॉ की केयर कर रही थी, मेरे हस्बैंड का उसके साथ अफेयर हो गया था। हाँ, नहीं सच में अफेयर हो गया है। नहीं मतलब सपोर्टिंग थी ना, ऑब्वियसली वो सपोर्टिंग थी। आप खुद सोचो, एक लड़की नर्स, चाहे वो नर्स है, आपके फादर की पूरा दिन केयर कर रही है, चाहे उसे पे मिल रहा है, बट एक इमोशनल सपोर्ट कर रही है, केयर कर रही है, और उनकी डेथ के बाद आपको इमोशनली सपोर्ट कर रही है कि हो जाता है, आप डॉक्टर हो, भगवान नहीं हो, डेथ तो आपके हाथ में है ही नहीं, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो वो सारा जो इमोशनल सपोर्ट कब फिजिकल में बन जाए, आप एक बॉन्डिंग ले ले तो एक सॉफ्ट कॉर्नर हो ही जाता है डेवलप। तो अब उन दोनों का रिलेशनशिप हो गया है, हस्बैंड ने घर आना बंद कर दिया, वो मदर के साथ रहता है, एंड एवरीबडी नो इन अ हॉस्पिटल कि उसका उस नर्स के साथ अफेयर है। तो आपको क्या चाहिए, मुझे एविडेंस चाहिए प्रूफ करने के लिए, क्योंकि अब हमारा सेपरेशन का केस चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, मुझे प्रूफ चाहिए कि मेरा हस्बैंड का उस लेडी के साथ अफेयर चल रहा है। करेक्ट। सो अब अगर मैं पर्सनली देखूं तो इसमें डॉक्टर गलत तो नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी किसी को इमोशनली सपोर्ट करेगा तो आप उसके इन्फ्लुएंस में आओगे, एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा और वो इंटीमेसी आ ही जाती है। बट एथिकली डॉक्टर गलत है क्योंकि उसका अफेयर है और वो शादीशुदा है। तो आपने किस धर्म संकट में क्या डिसीजन लिया? तो देखो ये केस ना कई बार इमोशनली हमें भी हर्ट करते हैं, क्योंकि एक लड़की, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती बीइंग फीमेल की कोई लड़की ऐसे एक्ट करे। आप अगर फेमिनिज्म की बात करते हैं तो फेमिनिज्म का मतलब कि हम जो गर्ल्स हैं, हमारी सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग है और हम इमोशनल हैं। हम हर किसी के साथ इमोशनल जल्दी हो जाते हैं, दैट इज वाई वी आर फीमेल। एक हमारा ये बहुत बड़ा, आई फील इट्स अ पॉजिटिव फॉर अस, एक हमारा बहुत बड़ा ट्रेट है ये। इमोशनली यू आर एक्सप्रेसिव। हाँ, एक ट्रेट है।
इट्स अ पावर। तो बट बिकॉज वो अपने पॉइंट पे वो ठीक थी, हमें एविडेंस देने थे कि उसका अफेयर है। हाँ. तो हमने अपना स्टैंडर्ड काम किया, मतलब जो एक प्रोसेस होता है उसको एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर के एविडेंसेस दे दिए और इजीली मिल भी गए क्योंकि वो रेगुलर मिलते हैं, साथ में घूमते हैं। सो वी गॉट इट। वो हमने सारे क्लाइंट को अफेयर के एविडेंस दे दिए। उसका डिवोर्स जो भी होगा वो उनका आपस का प्रोसेस चल रहा होगा। बट ये केस ऐसा होता है जो आपको लगता है कि इसमें गलत लड़की ज्यादा थी देन बॉय के। मोरल ऑफ द स्टोरी इज टू द डिफरेंट साइड। करेक्ट। नहीं तो ये वाला केस तो वो हुआ जो आपने ले लिया, आपको पता था कि चलो यार बंदा सही है तो भी ले लेते हो केस। तो ऐसा कुछ ब्रूटल केस या ऐसा कुछ आया जो आपको पता चल गया कि नहीं यार क्लाइंट तो मेरा गलत ही बोल रहा है, तो आपने केस भी नहीं लिया? वो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। छोड़ देते हो? हम छोड़ देते हैं, मतलब अगर हम महीने के कॉन्साइंस नहीं मानते हैं तो छोड़ देते हो? यस, बहुत क्लियरली अपफ्रंट हम क्लियरली मना कर देते हैं कि हम ये केस नहीं लेंगे। पैसा जरूरी नहीं है, मॉरल्स एथिक्स ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ वाई वी आर द लार्जेस्ट कंपनी इन द कंट्री की स्ल्यूथ्स मतलब एथिक्स। हमारे पास क्लाइंट कॉल करते हैं कि हमने बहुत सारी एजेंसीज को हायर किया, उन्होंने हमें चीट किया, कम अमाउंट ले ली और हमें केस भी नहीं करके दिया, भाग गए। हम केसेस वही लेते हैं जो हम कर सकते हैं और जो वी नो कि वो मॉरली करेक्ट है, एथिकली करेक्ट है। वरना जैसे मैंने आपको बताया बहुत रेगुलर प्रैक्टिस है, गर्ल्स फ़ोन करती हैं कि मेरा एक्स कहीं शादी कर रहा है, मुझे बता दो कहाँ शादी कर रहा है, मुझे वो रिश्ता तोड़वाना है। सेम बॉयज़ भी करते हैं कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का कहीं रिश्ता पक्का हो गया, बता दो कहाँ शादी हो रही है, मुझे उसके हस्बैंड को फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजने कि वो मेरे साथ थी। जब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, यू डोंट हैव राइट टू से एनीथिंग, किसी आपका रिश्ता नहीं खराब कर सकते। एट टाइम्स तो हमारे पास ऐसे भी कॉल्स आती हैं जहाँ पे क्लाइंट कहते हैं कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को पिटवाना है तो हम पिटवाने का काम नहीं करते। अच्छा ठीक है, पिटवाने का काम नहीं करते ना, कोई बात नहीं, वो आप उसका रूटीन बता दो, वो कहाँ जा रहा है, जहाँ पर बीच में वो रेस्टोरेंट में बैठा होगा, मुझे बस बता देना, मैं आके पीट दूंगी। क्यों? क्योंकि ब्रेकअप हो गया है। सो वी डोंट डू सच केसेस। तो नहीं तो अभी गर्ल्स को हायर करते हो? हाँ, क्या प्रोसेस रहते हैं? फीमेल डिटेक्टिव तो ऑब्वियसली हमारी कंपनी में टीम में सबसे ज्यादा फीमेल्स ही हैं। अच्छा, तो अभी करंट टाइम में हायर करते हो? हाँ बिल्कुल। क्या प्रोसेस, अगर कोई सुन रही है कि कोई लड़की किसी को ज्वाइन करना है, कैसे क्या प्रोसेस? देखो फीमेल ऐसा कोई डिटेक्टिव्स के लिए हम ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल हम वो रखेंगे, कोई स्पेशल ट्रेंड होना चाहिए या कोई स्पेशल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। कोई भी फीमेल ज्वाइन कर सकती है जिसमें एक अच्छी ऑब्जर्वेशन हो, कि वो ऑब्जर्वेशन स्किल हो, जैसे मैंने अभी कुछ आपको पॉइंट्स बताए। सो अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल्स हो, पेशेंस हो, जिसका बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट हो और पेशेंस, क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारे प्रोफेशन में आपको एक चीज़ पे, जैसे मैं अगर किसी को फॉलो कर रही हूँ तो मुझे 10 घंटे 12 घंटे एक ही जगह पे रहना है, तो पेशेंस होनी चाहिए कि आप वहाँ पे रुक सको, इन्वेस्टिगेशन कर सको। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि आप किसी सोसाइटी में जा रहे हो, आपको एंट्री करनी है, क्या बोल के आप एकदम से एंट्री करो। किसी सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हो तो किस तरीके से आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करे बिना बाहर निकल सको। सो ये बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। करंटली तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, लाइक RRU है, NFSU है, वहाँ से हम काफ़ी फॉरेंसिक के स्टूडेंट्स को लेते हैं, फीमेल फॉरेंसिक स्टूडेंट्स। दे आर वेरी गुड सोर्स, जिन्हें हमारे प्रोफेशन की नॉलेज भी होती है, उन्हीं को हम ट्रेन करके इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करते हैं। नहीं, पर जो साइट ऑन साइट जाता होगा, ऑन फील्ड लेडी इन्वेस्टिगेटर जैसे आप पहले जाते थे, तो उसको रिक्रूट करने का तो एक अलग प्रोसीजर होता होगा कि ये कैसे एफिशिएंट होगी। नहीं, हम बेसिक पर्सन ही हायर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत स्पेशल फोर्स की पर्सन कोई हायर होगा। कोई भी नॉर्मल पर्सन हमारे यहाँ हायर होता है, उसको ट्रेनिंग हम देते हैं। हमारी कंपनी में एक्स IG ऑफिसर्स हैं, पुलिस रैंक रिटायर्ड IG ऑफिसर्स, वी हैव आर्मी ऑफिसर्स, वी हैव रॉ ऑफिसर्स, IB ऑफिसर्स, ये सारे रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स हैं। तो वही ट्रेनिंग देते हैं स्टाफ को कि कैसे उन्हें फील्ड इंक्वायरी करनी चाहिए। कोई भी केस हमारे यहाँ बुक होता है, एक प्रॉपर उसका प्रोसेस सेट होता है कि किस तरीके से इंक्वायरी करनी है, कैसे जाना है, और फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये कितनी बड़ी टीम है आपकी स्लूथ इंडिया डिटेक्टिव्स? देखो, अगर हम इन रोल्स बात करें पैन इंडिया या हमारे जो स्लूथ्स के साथ जुड़े हुए हैं, दैट इज मोर देन 200 स्टाफ। दे आर ऑन पेरोल ऑफ योर्स? इन अ वे यस, बट अगर इसके अलावा हमारी कंपनी में बहुत सारे इन्फॉर्मर्स भी हैं, से कि कोई फुल टाइम जॉब कर रहा है, डॉक्टर है, CA है, तो वो इन्फॉर्मर बन जाते हैं, हमारे पास असाइनमेंट बेसिस पे काम कर सकते हैं।
अच्छा। तो जैसे क्योंकि हमारे बहुत सारे अंडर कवर ऑपरेशंस चलते हैं जिसमें हमें कई बार तो एट टाइम्स चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल, डॉक्टर लेवल, सीनियर ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग जगह पे हायरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हम एज ए इन्फॉर्मर उन्हें रख सकते हैं। ओके, ऐसे रहते सीए और बड़े बड़े लेवल पे? अच्छा। हमने एक केस किया था जिसमें एक साइकोथेरेपिस्ट थी, वो बॉम्बे में बैंगलोर में मेरी अंडर कवर बन के 3 महीने रही थी। तो अलग अलग लेवल पे बहुत अलग अलग लोग रहते हैं और डिपेंड्स कि हमें क्या केस की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम टीम हायर करते हैं। हमारे जो अंडर कवर ऑपरेटर्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, बहुत अच्छे मॉडल्स होते हैं जो वहाँ पे अंडर कवर ऑपरेटर्स बन के जाते हैं। डबल इनकम भी हो जाता है। डबल इनकम है, उनके लिए भी एक पैशन है इस प्रोफेशन में, बहुत अलग लर्निंग होती है। तो ऑल इंडिया आपके कितने ब्रांचेस रहेंगे? 11 branches all over India. Yes, Delhi, Bombay, Bangalore, Lucknow, Chandigarh, Calcutta, Chennai, Hyderabad. Almost all metro cities and tier 2 metro cities. Yes. एक्चुअली जब हम रिसर्च भी कर रहे थे ना, करेक्ट, तो ऑफ कोर्स स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स का नंबर 1 पे नाम आता है। हाँ, आज इंडिया में, हाँ गूगल सर्च पे भी है और यहाँ वैसे भी है। हाँ, एक्चुअली हम रिसर्च करते कि कौन है डिटेक्टिव, मैं किसके साथ करें ऑल, तो नंबर 1 पे नाम आता है। तो पूरे साल में कितने केसेस आप सॉल्व करते होगे, एक अप्रोक्सीमेट नंबर? देखो, मैंने जैसे बताया कि अगर हम 10 केसेस कर रहे हैं तो हम 100 रिजेक्ट करते हैं केसेस। तो अगर हम उसका भी एवरेज लगाएं तो हम इन अ ईयर अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस केसेस बुक करते हैं। इनफैक्ट 200-500 के बीच में केसेस बुक करते हैं इंडिया में। इंडिया और आप बाहर के भी केसेस लेते हो, इंटरनेशनल केसेस भी? बिल्कुल। धीरे धीरे हम रेवेन्यू पे आ रहे हैं। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। तो कुछ आप बताना चाहेंगे अगर किसी को बनना है कोई एस्पायरिंग हो? अच्छा स्कोप है, अच्छा स्कोप, बहुत स्कोप है, बहुत एक्चुअली बहुत अच्छा। यस, अगर हम देखें हमारे प्रोफेशन में, अगर आप एक्स अमाउंट एक सैलरीड पर्सन लेता है, ऐसे एग्जांपल एक नॉर्मल पर्सन एक जॉब में अगर 30 to 40,000 अर्न कर रहा है, तो हमारे प्रोफेशन में क्योंकि रिस्क भी है, पर मंथ अगर वो 30,000 कमा रहा है, हाँ, अगर पर मंथ 30,000 कमा रहा है तो हमारे प्रोफेशन में वो अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ 2 से 3 लाख भी कमा सकता है। सही में? मतलब ऑन अ जॉब के खुद का करे तो, और अगर एज अ फ्रीलांसर या एज अ वो करे, आपका पार्ट टाइम बेसिस पे काम करे या एज ए इन्फॉर्मर काम करे, तो डिपेंड्स, कोई लिमिट नहीं है इनकम की, डिपेंड आप कैसी असाइनमेंट, कितनी सेंसिटिव असाइनमेंट लेते हो। जो जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा पैसा भी बढ़ता है। यस, ये फील्ड चूज करना मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत लोग लास्ट प्रायोरिटी रखते होंगे कि भाई अभी भी मतलब इंडिया में ऐसा है, किसी को बोले प्रोफेशन चूज करना तो क्या है भाई, एक्टर बने, मॉडल बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, ये सब तो बहुत नॉर्मल यही चीजें आती है दिमाग में। डिटेक्टिव बने, वो भी लड़की डिटेक्टिव बने, मतलब एक्सेप्टेंस है, अभी माँ बाप बोलते हैं कि यार चल डिटेक्टिव बन जा, ऐसा एक्सेप्टेंस इंडिया में आया है। देखो, मैं अपने टाइम की बात करूँ, आज से 25 साल पहले तो नहीं था, तब तो नहीं था, लेकिन आज है। हमारे स्टाफ जो काफ़ी फीमेल्स हैं, वो कहती है वो अपनी फैमिली से बात करके, इनफैक्ट कोर्सेज भी फॉरेंसिक से रिलेटेड ही करें, बिकॉज दे नो दे वांट टू बिकम अ डिटेक्टिव ना, अदरवाइज वो ये कोर्सेज क्यों लेंगी। करेक्ट। सो अब काफ़ी एक्सेप्टेंस है हमारे प्रोफेशन की। हाँ, पर तो भी मुझे लगता है सिलेक्शन वाइज बहुत कम लोग सिलेक्ट करते हो ये फील्ड को, क्या लगता है आपको? देखो, शायद उनको रेवेन्यू पता नहीं होगा। देखो, जिसे नॉलेज है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं यही बोलूंगी, हम सब भी शेरलॉक होम्स की स्टोरी सुन के, व्योमकेश बख्शी की स्टोरी सुन के बड़े हुए हैं। यस। सो जिसको इस प्रोफेशन की नॉलेज है, जिसके अंदर जील है, जैसे अब आपने पॉडकास्ट का प्रोफेशन चूज किया, अगर मैं आपसे पूछूं तो आई थिंक बहुत रेयर ही कोई होता होगा जो बोले कि मुझे पॉडकास्टर बनना है, राइट, इस प्रोफेशन पे जाना है। सो सेम विद अस, कि जिसको हमारे प्रोफेशन की नॉलेज है, जिसके अंदर जील है कि उसे कुछ अलग करना है, थ्रिल जिसको आता है, थ्रिल जिसको आता है। अब लोग पुलिस भी तो ज्वाइन करते हैं, उसमें भी तो रिस्क है, उसमें भी तो थ्रिल है, राइट। तो फिर वही सेम हमारे प्रोफेशन में। हाँ, वेरी वेल सेड, करेक्ट। सो बहुत अच्छा लगा, आज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, बहुत अलग अलग टाइप के केसेस भी हमने डिस्कस किए, और 2-3 चीज़ें आपकी ऐड करनी कि आपको 2 अभी बहुत अच्छे अवार्ड्स भी मिले थे। एक ऑल इंडिया विमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड भी मिला था आपको, और एक इन्वेस्टिगेटर अवार्ड भी मिला था। नहीं, और काफ़ी चीज़ें ना आपने बहुत खुल के बोली केसेस के बारे में ना, जैसे हमारे दूसरे गेस्ट भी आते हैं तो कभी कभी बताते नहीं है केसेस, कभी बोलते हैं नहीं वो क्लाइंट को मैं केस भले ही नाम नहीं लूँगा तो क्लाइंट को पता चल जाएगा। आपने एक्चुअली बहुत ट्रांसपेरेंट होके केसेस बताया, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज लोगों को अवेयरनेस काफ़ी हो जाती है। भले आपके क्लाइंट को शायद पता चल जा रही है तो मेरे केस के बारे में बात हो रही है, बट आपने फिर भी ट्रांसपेरेंट होके बात करी है, तो वो बहुत सही लगा।
थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे टू फ्रॉम दिल्ली टू हियर एंड आपने बहुत अच्छे स्टोरीज बताए, एंटरटेनिंग स्टोरीज बताए एंड विन विन वर्ल्ड के साथ आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है। यस तो कुछ हमारी तारीफ इट्स गुड, बहुत अच्छा लगा। मेरा इनफैक्ट ये पहला ही पॉडकास्ट है, सो आई रियली एंजॉयड। अच्छा, ओवरऑल ही आपका पहला पॉडकास्ट है। ओके सो आई रियली एंजॉयड दैट। और आपके सारे डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अगर किसी को कांटेक्ट करना है फॉर एनी केस और फॉर एनी कंसल्टेशन तो वो लोग आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू। तो खून चूसने से लेके रिवेंज तक हमने सारे स्टोरीज मैम के मुंह से सुने, बहुत मजा आया। स्लूथ इंडिया डिटेक्टिव्स के सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। इनका इंस्टा हैंडल भी है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके भी उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हमको स्टाइल किया औरा द हब ने। औरा द हब द एक्सटेंडेड करके एक स्टोर है, इसका इंस्टा हैंडल आपको नीचे दिख रहा होगा, जरूर जाके इसको चेक करिए। इनके पास बहुत एक्सक्लूसिव क्लोथिंग लाइनअप है, सो डू चेक इट आउट। और ये बड़े वाले पॉडकास्ट के अगर आपको छोटे छोटे क्लिप्स देखने तो आप देख सकते हो विन विन शॉर्ट्स पे, और अगर ये पूरा पॉडकास्ट का मेकिंग अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो विन विन ब्लॉग्स पे। इसका ऑडियो पॉडकास्ट भी आएगा स्पॉटिफाई पे, तो वहां पे भी आप हमें देख सकते हो। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन भी तो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आपको कौन सा केस अच्छा लगा हो जरूर मेंशन करिए। और एक चीज, कमेंट में अगर आप बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में हम कौन से गेस्ट लाए तो आप वो सजेशंस भी दे सकते हैं। हम पूरे कमेंट्स पढ़ते हैं और वो गेस्ट को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। करेक्ट। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन वर्ल्ड। मिलेंगे और एक नए पॉडकास्ट के साथ जल्द ही, तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव। वाओ थैंक यू। बड़ा कंक्लूजन हो गया। वैसे ओवरऑल कैसा लगा? आपको कैसा लगा? आप बैठ के ऑडियंस हो ना? नहीं, हम भी तो ऑडियंस ही हुए ना। मैं तो खो गया था। हाँ, वो स्टार्टिंग का बराबर था ना, लेना नहीं है ना, तो इनका बैक का एड्रेस पता नहीं लोगों को लगे। हाँ, वो बहुत एनर्जी। हाँ, फिर हरी सिंह यू हैव टेकन इट वेरी वेल। हाँ, वार्म अप की जरूरत थी। बट वो रिवेंज, ब्लैक मैजिक एंड मच्छर खून चूस। पर पता नहीं कोई नॉर्मल वाली भी चल जाए, वैसा भी हो सकता है। हाँ, डेटिंग वाला। हाँ, करेक्ट। डेटिंग वो एक्चुअली नहीं है, ये जो आपने बोला ना कि अवेयरनेस और नॉलेज काफी मिल जाएगी लोगों को।